can note down that and discuss at the end of the session. Visible to all? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right. So the subject which I will be taking is object-oriented programming through Java. Okay, so today we'll discuss about the topics which are covered under block 1. So there are 4 units under block 1. So हम लोग आज 4 यूनिट को कवर करेंगे जो ब्लॉक 1 में है। और आप सब को मैं बता दूं, ये जो आप सब्जेक्ट आपका है इसका कोड है MCS024। ओके, और सब्जेक्ट का पूरा नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा प्रोग्रामिंग। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि जावा जो है वो टोटली इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सो इसलिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये सब्जेक्ट का आगे लगा हुआ है। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होती हैं, है ना, और कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज़ है जो हम जावा में यूज़ करते हैं, वो सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। और तो मैं आप लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी डाउट हो आप लोग प्लीज़ उसे नोट करके रखिएगा ताकि हम सेशन के एंड में उसे डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश किया है कि जो भी आपके टॉपिक्स है वो मैं ईच एंड एवरी टॉपिक में कवर करूं, चाहे उसके बारे में मैं ब्रीफ में ही कवर करूं ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना आए। और इसका हम लोग प्रैक्टिकल क्लास भी होगी इसकी, तो उसमें भी कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि हर प्रैक्टिकल के पीछे जो भी आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, जो प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके पीछे कोई ना कोई थ्योरी होती है, कोई बेस होता है। तो अनटिल एंड अनलेस कि आपको कोई बेस क्लियर हो आप प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आप लोग ध्यान से क्लास में ध्यान दीजिएगा और जहाँ भी जो भी डाउट हो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ सबका, ठीक है। होप सब ने ज्वाइन कर लिया हो, जिन्होंने भी ज्वाइन करना हो। मैं एक बार शेयरिंग अपना स्क्रीन स्टॉप करता हूँ शेयरिंग का और अटेंडेंस कंप्लीट करता हूँ। मैं एक एक करके आप लोगों का नाम लूँगा, आप अगर आप प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट बोलेंगे। ओके, सो आदित्य सिंह। प्रेजेंट सर। एनरोलमेंट नंबर क्या आपका? हाँ सर। सो आई होप द स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। Yes, sir. Okay, so shall we start now? Yes sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. ब्लॉक Start, sir. 1, यस। तो आप लोग सब अपने म्यूट पे कर लीजिए और एंड में अपने जो भी क्वेश्चंस होंगे मैं लास्ट में उसके आंसर्स करूंगा ताकि हम लोग ज़्यादा कवर कर सके टॉपिक्स, ठीक है। और सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लॉक 1। इसमें यहाँ कोशिश करते हैं कि 4 यूनिट्स आज कंप्लीट हो जाएं एज पर द शेड्यूल। सो ब्लॉक 1 इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड टेक्नोलॉजी एंड जावा। इसमें फर्स्ट यूनिट है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी, जिसमें हम कवर करेंगे पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, एवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथडोलॉजी, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, comparison of object oriented and procedural oriented approaches, and benefits of object oriented programming, introduction to common object oriented language, and the last topic of this unit will be applications of object oriented programming. So let us start with the first topic of unit 1, block 1, that is paradigm of programming languages. So the term paradigm describes a set of techniques, methods, theories, and standards that together represent a way of thinking or problem solving. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी एक प्रॉब्लम है, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ अप्रोच होता है। उसको सॉल्व करने के लिए हम एक मेथड डेवलप करते हैं कि हमें हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप क्या होगा टुवर्ड्स द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, ठीक है। तो वो एक पैराडाइम होता है, उसे आप कह सकते हैं ये पैराडाइम डिज़ाइन कर रहे हैं आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली पैराडाइम इज़ अ वे ऑफ थिंकिंग सॉल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। तो इस अगर पैराडाइम की हम बात करें तो आप इस चार्ट को देख सकते हैं। आई होप ये विजिबल हो, सबको विजिबल है? Yes, sir. Yes, sir. हाईलाइटर, हाँ।
लैंग्वेज पैराडाइम, इसके दो सब पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट इज इम्पेरेटिव पैराडाइम एंड सेकंड इज डिक्लेरेटिव पैराडाइम. अंडर इम्पेरेटिव पैराडाइम there are two parts. First one is procedural and second is object oriented. ठीक है. प्रोसीजरल में हमारा सी, पास्कल, ये सारी चीज़ें आती हैं जो लैंग्वेजेस हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में सी प्लस प्लस, जावा, सेमोला, ये सारे आते हैं. ठीक है. और डिक्लेरेटिव में जो दो पार्ट्स हैं उसके, फंक्शनल और लॉजिकल. फंक्शनल में LISP आता है एंड लॉजिकल में प्रोलॉग. इसको हम थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम देखते हैं इम्पेरेटिव पैराडाइम. What is imperative paradigm? So basically imperative paradigm describes about the details of how the results are to be obtained in terms of the underlying machine model. Machine model हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि whatever we will be doing in the Java, that will be in terms of programming, right? So that's why we are calling it machine model. And the program starts from an initial state, goes through the transition and reaches a final state. तो फाइनल स्टेट आप सोच सकते हैं, फाइनल स्टेट इज द सॉल्यूशन. ओके. और इनिशियल स्टेट इज द प्रॉब्लम. तो हम प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं और फाइनल स्टेट पे हम पहुंचते हैं, यानी कि प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं. सो विद इन दिस पैराडाइम वी हैव फर्दर टू टाइप्स. That is, first one is procedural approach and second one is object oriented approach. तो प्रोसीजरल पैराडाइम या प्रोसीजरल अप्रोच की बात करें कि क्या होता है. बेसिकली प्रोसीजरल लैंग्वेज आर द स्टेटमेंट्स ओरिएंटेड विद द वेरिएबल्स होल्डिंग वैल्यूज. वेरिएबल्स होल्डिंग वैल्यूज मीन्स जो भी वेरिएबल्स की हम बात करेंगे आगे जो क्लासेस हमारी होंगी, वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं. तो वेरिएबल्स क्या करता है, कुछ न कुछ वैल्यू को होल्ड करता है. तो उसी वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे कि प्रोसीजरल लैंग्वेज आर द स्टेटमेंट ओरिएंटेड विद द वेरिएबल्स होल्डिंग वैल्यूज. कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो किसी भी टाइप की हो सकती है, चाहे वो इंटीग्रल हो, चाहे फ्लोटिंग वैल्यू हो, चाहे कैरेक्टर टाइप का हो, कोई भी वैल्यू हो सकती है. तो द पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इन दिस कैटेगरी आर, अगर आपको एग्जांपल देना हो कि व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोसीजरल पैराडाइम और प्रोसीजरल लैंग्वेजेस, तो आप दे सकते हैं एडा, फोर्ट्रन. Okay, Fortran is basically for translation. The full form of Fortran is for translation. Basic एक लैंग्वेज है. Algol मतलब एल्गोरिदम बेस्ड होता है ये. पास्कल, कोबोल, मॉड्यूला, सी, ये सारे प्रोसीजरल पैराडाइम है, आपके प्रोसीजरल लैंग्वेज कह सकते हैं. एंड सेकेंड टाइप ऑफ इम्पेरेटिव लैंग्वेज या इम्पेरेटिव पैराडाइम इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम. तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम इज सेंटर्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स. नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड. द ओरिएंटेशन इज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, राइट. सो इट इज टोटली centered on the concept of the object and everything is focused on the object. So the popular programming language under object oriented are C++, Samula, Smalltalk एंड जावा. ऑब्वियसली जावा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो जावा जो है पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. सेकेंड टाइप इज डिक्लेरेटिव पैराडाइम. इसमें भी दो टाइप्स हम लोग देखेंगे, फंक्शनल एंड लॉजिक पैराडाइम. सबसे पहले देखते हैं डिक्लेरेटिव पैराडाइम क्या होता है. तो in this paradigm programs declare or specify what is to be computed without specifying how it is to be achieved. इसमें ये तो हम सोच लेते हैं कि हमें क्या कंप्यूट करना है, क्या सॉल्यूशन हमें चाहिए, लेकिन इसमें हम ये शुरू में नहीं सोचते कि हमें अचीव कैसे करना है ना. स्ट्रेटजी हम नहीं सोचते हैं. क्यों, आप नाम से यहाँ देख रहे होंगे जो टर्मिनोलॉजी है डिक्लेरेटिव पैराडाइम. वी डिक्लेयर बट वी डोंट फोकस ऑन द strategy like how to achieve that solution. ठीक है. तो डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो नोन एज वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होगा. ठीक है ना. डिक्लेरेटिव पैराडाइम को ही हमें वैल्यू ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं. तो इसके जो दो सब टाइप्स हैं वो है फंक्शनल एंड लॉजिक. फंक्शनल पैराडाइम जो होता है तो इसमें हम क्या करते हैं, अब प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ फंक्शंस, मतलब मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, उसका एक कलेक्शन होता है.
नाम में ही आप देखिए, तो सबसे पहले अगर आप बेस्ट तरीका ये होता है, अगर आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए या वाइवा में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप लोग क्वेश्चन को देखना है ध्यान से, ठीक है, क्वेश्चन को सुनना है, क्योंकि क्वेश्चन ही आपको आधा आंसर देता है। फंक्शनल पैराडाइम, कुछ भी ध्यान में नहीं आ रहा है, नाम से लग रहा है क्या, फंक्शनल पैराडाइम, ऐसा पैराडाइम जो बेस्ड हो फंक्शंस पे, फंक्शनल हो। तो फंक्शनल कैसे होगा, जो फंक्शंस होंगे। तो इससे आप आंसर दे सकते हैं कि हाँ, इट्स कंसिस्ट ऑफ number of functions. Okay, the main programming language in this category, that is functional paradigm, are Lisp, Lisp, ML, Scheme and Haskell. Okay, और जो सेकंड इसका सब टाइप है डिक्लेरेटिव पैराडाइम का, वो है लॉजिक पैराडाइम। इस पैराडाइम में हम क्या करते हैं, इन दिस पैराडाइम प्रोग्राम्स in this paradigm programs only explain what is to be computed, not how to compute it। ठीक है, इसमें भी क्या लॉजिक में ये तो बताते हैं कि एक्सप्लेन करता है ये पैराडाइम कि हमें कंप्यूट क्या करना है, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करता कि हमें कंप्यूट कैसे करना है, क्या करना है ये पता है, लेकिन कैसे करना है ये नहीं बताता है। द प्रोलॉग लैंग्वेज, जो वो प्रोलॉग एक आप लोगों ने सुना होगा, बहुत पहले ही यूज़ होते थे प्रोलॉग, ये सब बेसिक लैंग्वेजेस। तो ये ज़्यादा कॉमन एग्जांपल की बात करें तो प्रोलॉग सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है लॉजिक पैराडाइम में, और सेकेंड एग्जांपल है मरकरी। ठीक है, तो ये दो पैराडाइम के टाइप्स हैं। फर्स्ट हमने देखा इम्पेरेटिव पैराडाइम, जिसके अंदर प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की हमने बात की। सेकंड हमने देखा डिक्लेरेटिव पैराडाइम, जिसमें फंक्शनल पैराडाइम और लॉजिक पैराडाइम। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज इवोल्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी। जब हम इवोल्यूशन की बात करते हैं, तो इवोल्यूशन से क्या समझ में आता है, मतलब इसके डेवलपमेंट कैसे हुई, जो आज हम जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जानते हैं इस तक हम कैसे पहुँचे, सबसे पहले क्या डेवलप हुआ था, है ना, कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट्स आते गए, इसको हम लोगों ने कैसे इवॉल्व किया। तो सबसे पहले अगर बात करें, मशीन लैंग्वेज होती थी। ठीक है, मशीन लैंग्वेज मतलब 0 1 बाइनरी में हम लोग बात करते थे, 0 1 की लैंग्वेज में। देन उसमें फर्दर एडवांसमेंट आए, कुछ काम हुआ, देन हमने हमने देखा असेंबली लैंग्वेज आया। असेंबली लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे, निमोनिक्स के टर्म्स में बात करते थे, है ना, निमोनिक्स में हर किसी चीज़ के लिए निमोनिक्स होता था। देन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसके बाद आया। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब फंक्शंस, फंक्शंस का कंसेप्ट उसमें आया। फंक्शंस हम क्या बोल सकते हैं, ब्लॉक ऑफ कोड या सब रूटीन्स भी बोलते हैं, प्रोसीजर्स भी बोलते हैं, या सब प्रोग्राम भी बोलते हैं फंक्शंस को। तो स्ट्रक्चर्ड के बाद फिर हमारा आया प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या एडवांसमेंट आया, इसमें ये जो था प्रोसीजरल लैंग्वेज, ये स्टेटमेंट ओरिएंटेड था विद द वेरिएबल होल्डिंग वैल्यूज़, यानी कि इसमें हम वैल्यू भी अपने वेरिएबल के थ्रू उसमें डिक्लेयर कर सकते थे। देन लास्ट जो अभी हम जो प्रेजेंट जनरेशन में जानते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जिसके वो जो जावा जिसके ऊपर बेस्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ऊपर। इसमें जो कंसेप्ट आया हमारा, वो आया ऑब्जेक्ट और क्लासेस का। ठीक है, ऑब्जेक्ट मीन्स रियल वर्ल्ड एंटिटी। रियल वर्ल्ड एंटिटी, अब जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं, पेन हो, पेपर हो, चेयर, टेबल, कंप्यूटर, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक मेथोडोलॉजी है या पैराडाइम है, जिसका यूज़ करके हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, और उसमें जो बेसिक हमारी जो टर्मिनोलॉजीज या कंसेप्ट्स यूज़ होते हैं, वो होता है ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, राइट। आप लोग को समझ में आ रहा है, जी सर। वॉइस यस क्लियर है? सर, यस सर। हाँ, यस सर। प्लीज़ आप लोग को जो भी डाउट्स हो ना, आप एंड में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैंने कोशिश किया है कि जो भी मैंने प्रेजेंटेशन के थ्रू इसमें आपको मैं बता रहा हूँ, कि आप लोग को जब आप पढ़ेंगे इग्नू के थ्रू, जो आपको बुक्स इशू होंगे, है ना, तो उसी स्ट्रक्चर में मैंने ये पीपीटीज तैयार किया है, ताकि आप पढ़ेंगे तो इजीली आपको सर ये समझ में आ जाएगा। प्रेजेंटेशन सेंड कर सकते हैं आप? तो मैं पूछ लूँगा, सेंड करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, जब ये ब्लॉग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सेंड कर दूँगा, दैट्स नॉट ओके एन इशू। सर, ओके, ओके। तो आप लोग अभी तो फ़िलहाल ध्यान दीजिए, और आप लोग अच्छे से अभी ध्यान देंगे तो एग्ज़ाम में भी दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अबाउट द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। किसी भी अप्रोच की हम लाइफ में बात करें, ठीक है, बीट
मतलब लाइफ रिलेटेड समथिंग या कोई भी अप्रोच की बात करें तो उसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच का यूज़ करने जा रहे हैं, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट हैं। अब वो कंसेप्ट क्या हैं? वो हैं ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन। ये जो सारे टर्मिनोलॉजीज हैं, ये बेसिक बेसिक के साथ साथ मेन टर्मिनोलॉजी है जो प्रोग्रामिंग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाता है। तो आप लोग ध्यान से इसको देखिए। ऑब्जेक्ट, क्लास, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और एनकैप्सुलेशन, इसे आप कह सकते हैं ये प्रॉपर्टीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं इसमें कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। तो जैसे अभी मैंने बताया लास्ट स्लाइड में, ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। कुछ भी, पेन हो, पेपर हो, कंप्यूटर हो, ये सारे हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो जो हम कह सकते हैं रियल वर्ल्ड एंटिटी, ठीक है। मतलब एंटिटी का मतलब क्या होगा? इसका कोई स्टेट होगा और बिहेवियर होगा। स्टेट मतलब स्टेशनरी पोजीशन में होगा, मूवेबल में होगा, है ना, और कुछ बिहेवियर होगा, मतलब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो ऑब्जेक्ट हम इसे बोलेंगे। ऑब्जेक्ट को हम जब डिफाइन करते हैं वो क्लास के अंदर, तो वो कैसे करते हैं, मैं अभी आपको ये चीज़ सिंटेक्स बताऊंगा। अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मेन आप थोड़ा थ्योरी पे इसमें ध्यान दीजिए कि चीज़ें क्या हैं। तो ऑब्जेक्ट कैन बी डिफाइंड एज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। इंस्टांस, अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा हो, बैकग्राउंड आपका होगा अगर कंप्यूटर साइंस का, इंस्टांस आप लोगों ने सुना होगा किसी भी क्लास या स्ट्रक्चर्स या यूनियन, है ना, स्ट्रक्चर यूनियन के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। उसमें जो भी डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होते हैं, उसको अगर आपको आगे फर्दर यूज़ करना हो तो कैसे करते थे? उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, है ना। स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल स्ट्रक्चर आपने बनाया, स्ट्रक्चर स्टूडेंट। स्टूडेंट आपने स्ट्रक्चर बना दिया, उसके अंदर आपने रोल नंबर, नेम, क्लास ये सब डाल दिया। तो ये तो आपने उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस ब्लॉक के अंदर आपने डाल दिया डिटेल। तो उसको आप एक्सेस कैसे करेंगे? एक्सेस करेंगे थ्रू ऑब्जेक्ट। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्रिएट करते थे। स्ट्रक्चर स्टूडेंट आपने नाम दिया, तो स्टूडेंट लिखते थे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, स्टूडेंट स्पेस जो आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है, फॉर एग्जांपल एस। तो स्टूडेंट स्पेस एस, जहाँ भी हमें यूज़ करना हो स्टूडेंट का नाम एक्सेस करना हो या रोल नंबर एक्सेस करना हो, क्लास एक्सेस करना हो, वहाँ पे हमें पूरा स्टूडेंट या स्ट्रक्चर को ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं होती थी। सीधा जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया है दैट इज़ एस, तो एस डॉट रोल नंबर, एस डॉट क्लास। तो ये ऑब्जेक्ट की फंक्शनैलिटीज़ होती हैं, यानी कि जो हम क्लास क्रिएट करेंगे उसके अंदर जो भी डेटा वैल्यूज़ होंगे, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे, उसको हम एक्सेस करेंगे थ्रू दिस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो एग्जांपल अगर आप इसमें देख सकते हैं, ये ऑब्जेक्ट के एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे दिए हुए हैं फिगर में। पेन है, पेन है, बाइक है, कीबोर्ड है, चेयर है। इन सब के एक स्टेट है और बिहेवियर है। एक एग्जांपल आपको और इसमें दिख रहा होगा, अ डॉग इज़ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज़ स्टेट्स लाइक। कौन कौन से स्टेट्स हैं इसके? कलर है, नेम है, ब्रीड है, ये सारे स्टेट्स हैं। और इसकी कुछ बिहेवियर है, ठीक है, जैसे वैगिंग द टेल, बार्किंग, ईटिंग, ये सारे बिहेवियर्स हैं। तो जिस भी चीज़ में, जिस भी चीज़ के स्टेट और बिहेवियर हो, वो एक एंटिटी है, और एंटिटी को फिर हम क्या बोल सकते हैं? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के बाद आता है क्लास। तो क्लास इज़ बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज़ अ लॉजिकल एंटिटी, और a class can also be defined as a blueprint from which you can create an individual object। एक ये ब्लूप्रिंट है जिससे आप फर्दर इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्पेस, इन टर्म्स ऑफ स्पेस की, क्लास जब हम क्रिएट करते हैं तो कितना स्पेस लेता है, मतलब रैम कितना कंज्यूम करता है? तो क्लास डजेंट कंज्यूम एनी स्पेस। ये कुछ पॉइंट हैं, लॉजिकल टर्म्स हैं। आप में से अगर कई लोग आगे तैयारी कर रहे हैं कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे आपको मेरे क्लास के दौरान जो इम्पोर्टेंट होते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको नेट में मिलेंगे। तो इसमें एक एग्जांपल आपको दिख रहा होगा, ये फिगर है जावा क्लास एंड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड। एक यहाँ पे क्या है? पर्सन है, ठीक है। एक क्लास हमने बनाया पर्सन। क्लास कौन सा है? पर्सन।
इसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस होंगे। दो चीज़ की मैंने अभी बात की पिछले स्लाइड्स में, डेटा मेंबर और मेथड्स। मेथड्स को मेंबर फंक्शंस भी कहते हैं। मेथड्स हम बेसिकली फंक्शंस को कहते हैं, इसलिए मेंबर फंक्शंस भी हम बोलते हैं इसको। तो डेटा मेंबर्स में क्या क्या होगा, यूनिक आईडी जैसे नेम, एज, सिटी, जेंडर, और मेथड यानी कि जो फंक्शंस हम बनाएंगे वो ईट, स्टडी, स्लीप, कुछ भी बना लीजिए आप। तो ये एक क्लास के अंदर ही है, ये बाहर नहीं है, एक क्लास का पार्ट है डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन यानी कि मेथड्स। हेलो सर, मेथड दोबारा बताना। मेथड हम फंक्शंस को ही बोलते हैं, ठीक है। फंक्शन जब क्रिएट, जहाँ पे ये पैरेंथेसिस लग जाए, ओपन और क्लोज, आप समझ लो कि वो कोई फंक्शन है, ठीक है। फंक्शंस ओके। बोलो, आप सब रूटीन बोलो, मेथड्स बोलो, सेम चीज़ है, अलग अलग टर्मोलॉजीज हैं, राइट। तो इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं क्लास को। आगे मैं इसका लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा कैसे हम लोग इसको लिखते हैं प्रोग्राम में और कैसे रन करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसा नाम से पता चल रहा है, कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप इनहेरिट कर रहे हैं, राइट। तो हम इसमें जैसे क्लास और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो उसी के टर्म में आगे अगर हम देखें तो व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्वायर्स ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स ऑफ अ पेरेंट ऑब्जेक्ट, इट इज़ नोन एज इनहेरिटेंस। कोई भी क्लास जो उसके पेरेंट क्लास यानी बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ या बिहेवियर्स को एक्वायर करता है, तो उससे हम उस जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम बोलेंगे इनहेरिटेंस, क्योंकि इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। जो उसके पेरेंट क्लास है उसकी प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट कर रहा है। तो इनहेरिटेंस का जो एक फ़ायदा होता है कोड रीयूजेबिलिटी, क्योंकि जो आपको कोड पहले आपने डिफाइन किया हुआ उसी को रीयूज़ कर सकते हैं, फिर से आपको कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है सेम चीज़ के लिए। और इट इज़ यूज टू अचीव रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है मैं अभी आगे बताता हूँ। तो ये दो चीज़ है, कोड रीयूजेबिलिटी और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ये दो बड़े फायदे हैं इनहेरिटेंस के, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, एक बेस क्लास है, पेरेंट क्लास बोलो आप या बेस क्लास बोलो, सेम चीज़ है। एनिमल एक हमने पेरेंट क्लास बनाया, उसमें दो फंक्शंस है, ईट और स्लीप। इसको इनहेरिट किया है, ठीक है। एनिमल को इनहेरिट किया डॉग, यानी कि डॉग इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल ही है ना, डॉग एनिमल ही है। तो पेरेंट क्लास हो गया एनिमल और इसका ये डिराइव क्लास हो गया डॉग, ठीक है। तो कुछ फंक्शनैलिटीज़ यानी कि ईट, स्लीप दोनों काम करता है, ये डॉग भी करता है। तो अगर सेम चीज़ के लिए हमें अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, वो एनिमल की कैटेगरी से ही हम ये दोनों फंक्शंस यानी कि दोनों प्रॉपर्टीज़ बोल लो आप या बिहेवियर बोल लो, वो डॉग की भी सेम है। तो यहाँ से हम लोगों ने इनहेरिट कर लिया। एक्स्ट्रा क्या है डॉग में, बार्क, तो बार्क हम अलग से यहाँ पे डिफाइन करेंगे। अब एक चीज़ आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जो 99.9% स्टूडेंट्स क्या प्रोफेशनल्स भी गलतियां करते हैं, जब इनहेरिटेंस के लिए डायग्राम बनाते हैं, उसको डिनोट करते हैं, तो क्या करते हैं, ये जो एरो दिख रहा है आपको, एनिमल से डॉग, एनिमल से डॉग को इनहेरिट कर रहे हैं, तो एरो को कैसे बनाते हैं, वो कॉमन सेंस लगा देते हैं कि एनिमल से डॉग नीचे आ रहा है तो ये एरो जो है नीचे के साइड लगा देते हैं। मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ड्रॉ हो जाए। ऐसे एनिमल ऊपर एक क्लास बना लिया आप, और ऐसे नीचे डॉग को डिराइव क्लास बनाना है तो ऐसे लगाते हैं एरो, जो कि बिल्कुल गलत है। एरो हमेशा ये ऊपर के साइड होगा, जो पेरेंट क्लास है उधर होगा। ये चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम में भी आपको बनाना पड़ेगा ना, तो उस टाइम आप ध्यान रखना। देन पॉलीमॉर्फिज्म, अभी मैंने बताया पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस के थ्रू ही हम अचीव करते हैं इसको। तो पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है बेसिकली, इसमें अगर हम देखें तो पॉली और मॉर्फिज्म दो टर्म्स हैं, ठीक है। पहले इसमें हम देखते हैं कि इसका है क्या ये। तो अगर किसी भी एक काम को हम अलग अलग तरीके से करेंगे तो उसे हम बोलेंगे पॉलीमॉर्फिज्म, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कस्टमर को आप कन्विंस कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो काम तो सेम कर रहे हैं ना, तरीका अलग अलग आप यूज़ कर रहे हैं। आपका पर्पस क्या है, पर्पस एक ही है, कुछ सेल करना है आपको, बट तरीका आप अलग अलग यूज़ कर रहे हैं टू कन्विंस योर कस्टमर या टू ड्रॉ समथिंग,
ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई शेप ड्रॉ कर रहे हैं आप, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, अलग अलग तरीके हैं। ट्रायंगल को आप किसी भी कोने से स्टार्ट कर सकते हो, रेक्टेंगल को आप ड्रॉ करना किसी भी कोने से, है ना, टॉप डाउन लेफ्ट राइट, बट ड्रॉ तो हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं, अगर एक एक किसी पर्पस को अचीव करने के लिए अगर आपके पास अलग अलग तरीके हैं, तो उसे हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के टर्मिनोलॉजी में पॉलीमॉर्फिज्म। जावा में हम यूज़ करते हैं मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, ठीक है। उसी से हम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव कर पाते हैं जावा में। सी प्लस प्लस में डायरेक्टली हो जाता है, बट अगर जावा की बात करें तो जावा में हम वी अचीव दिस पॉलीमॉर्फिज्म थ्रू मेथड ओवरलोडिंग एंड मेथड ओवरराइडिंग। तो इसमें अगर आप इसमें आप देखिए जो मैं बता रहा था पॉलीमॉर्फिज्म, पॉली मीन्स इसका सिंपल इंग्लिश मतलब है, पॉली मीन्स मैनी, एक से ज़्यादा, मॉर्फिज्म मतलब तरीके आप कह सकते हो, ठीक है। तो एक से ज़्यादा जब तरीके आपके पास हों, इफ़ देर आर डिफरेंट वेज टू डू समथिंग, देन यू कैन कॉल इट पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एब्स्ट्रैक्शन। Hello, sir. यस, Sir, would you send us this PDF in the group? I have already mentioned, I have to confirm it from the study center as well as from the RC. I don't have any issue. Okay, I have no issue to share this. I'll share if they allow. Sir, But because in every subject that we are learning from the first semester until now, we are demanding the presentations that the teachers are teaching for us. So they are sending us without any issue. If you don't mind, no, would you like to send? I will try to send. I'll try. Okay, sir. I'll do Thank all. you. Okay, I'll do Thanks, sir. this. And so I hope all of you have received the study materials from IGNOU. Have you? Yes, sir. Yes, sir. अगर जिनको नहीं रिसीव हुआ है, यू कैन ट्रैक द स्टेटस ऑफ योर मटेरियल, डिस्पैच स्टेटस ऑन इग्नू वेबसाइट ऑल्सो। बट मैं ट्राई करता हूँ कि ये पीपीटी आप तक पहुँचे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम कंसेप्ट की बात करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन। हाँ जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग इंटरनल डिटेल्स एंड शोइंग द फंक्शनैलिटीज विच आर रेलिवेंट, और जो आप दिखाना चाहते हैं बस वही आप दिखाएंगे, और जो इंटरनल डिटेल्स है जो आप नहीं दिखाना चाहते हैं, नहीं शो करना चाहते हैं, वो आप नहीं शो करेंगे। तो इट इज़ बेसिकली अ फंक्शनैलिटी, या इट इज़ बेसिकली अ वे टू हाइड सम डिटेल्स एंड शो सम फंक्शनैलिटीज़ विच आर रेलिवेंट, ठीक है। तो अगर एग्जांपल की हम बात करें, टेक एन एग्जांपल ऑफ फोन कॉल. So we don't know how the internal processing is happening, but call is connecting from one place to another place. तो हम हमारा फोकस किस पे है? Only the functionality. Okay, when we dial a number and when it connects to the desired number, तो वो फंक्शनैलिटी जो हो रही है उस पर हमारा फोकस है, और जो हम इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं वो क्या नहीं दे रहे हैं, इंटरनल प्रोसेसिंग कैसे हो रही है। तो यहाँ पे हम इसे बोलेंगे एब्स्ट्रैक्शन है ये, है ना। जो इंटरनल डिटेल्स है वो विजिबल नहीं है, ओनली फंक्शनैलिटी इज विजिबल। सो इन जावा वी यूज एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस, इनहेरिटेंस नहीं, इंटरफेस टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। जैसे पॉलीमॉर्फिज्म को हम मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग से अचीव करते हैं, वैसे एब्स्ट्रैक्शन को हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस से अचीव कर सकते हैं जावा में। अगर एग्जांपल की बात करें तो you can take an example of car. Okay, so for registration process, what all details are required or what all details are necessary to show, like vehicle ID number, license plate, current owner, tax due date. Okay, so these are all are the details which are necessary to show, or you can say these are the functionality which you have to show for the registration. Okay, and rest of the details you can hide, those are not relevant for the registration. Those details are not required at that point of time. So for owner, what he or she would require, a car description, what kind of car it is,
sedan, mini. Okay, service history, well, petrol mileage history. So these functionalities are important or relevant for the owner. For same for the garage people will ask you the license plate for the number of the car, work description, billing info, owner. सो यहाँ पे आप देखिए 3 मॉड्यूल्स हैं, रजिस्ट्रेशन का, गैरेज का, ओनर का। तीनों के लिए अलग-अलग फंक्शनैलिटी की रिक्वायरमेंट है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। जब हम ओनर की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें सिर्फ वही डिटेल्स शो करनी है गाड़ी के बारे में which that are required or that are desired for owner। ठीक है, बाकी को हम हाइड कर सकते हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन, this is a very simple English term, encapsulation, to encapsulate something। तो बाइंडिंग और रैपिंग कोड, हम प्रोग्रामिंग के टर्म में बात कर रहे हैं तो हम कोड के रिस्पेक्ट में ही बातें करेंगे। तो जब हम कोड को बाइंड करते हैं या रैप करते हैं, ठीक है, या डेटा को एक सिंगल यूनिट में रखते हैं, तो उसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन। जैसे कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल क्यों नाम दिया गया इसको? बिकॉज कैप्सूल में बहुत सारे सॉल्ट्स होते हैं जो इसी को इनकैप्सुलेट किया जाता है, इसके अंदर ही होते हैं, है ना, एक सिंगल यूनिट में उसको पैक किया गया है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कैप्सूल। तो इसी का कंसेप्ट से आप इसको रिलेट कर सकते हैं ताकि आप भूलें नहीं आगे एनकैप्सुलेशन को। ठीक है, बाइंडिंग या रैपिंग ऑफ अ कोड इन अ सिंगल यूनिट। सो हमने अभी इतनी सारी बातें की, अब इसमें कुछ देखते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजरल या प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोचेस के बीच में क्या डिफरेंस है, या आप बात करेंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओवर प्रोसीजरल ओरिएंटेड अप्रोचेस। ओके, तो मेन पॉइंट्स को मैंने इसमें लिया हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेक्स डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ईजियर। ठीक है, फिर आपके जो डेवलपमेंट प्रोसेस है या उस जो आपने प्रोडक्ट डेवलप किया है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज़ करके, उसके मेंटेनेंस को और पूरा प्रोसीजर जो डेवलपमेंट प्रोसीजर है उसको आसान बनाता है। वहीं अगर हम प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो दैट इज़ नॉट एन ईजी टू मैनेज इफ कोड ग्रोज एज द प्रोजेक्ट साइज इंक्रीजेस। मतलब जब कोड नंबर ऑफ लाइंस बढ़ते जाएंगे तो उसको मैनेज करना उतना आसान नहीं होता जितने आसानी से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट, ये दोनों प्रोसीजर इजी हो जाता है। सेकेंड पॉइंट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्रोवाइड डेटा हाइडिंग, whereas in procedural oriented programming language global data can be accessed from anywhere। अब डेटा हाइडिंग की अगर बात करें तो ये कैसे हम अचीव कर सकते हैं, अभी मैंने बताया, आप में से कोई जवाब देगा? डेटा हाइड कैसे कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में? सर एब्स्ट्रैक्शन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, राइट। Next point is object oriented programming provide the ability to simulate real world event much more effectively। रियल वर्ल्ड इवेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमारे क्या होता है, ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट इज एन रियल वर्ल्ड एंटिटी। ठीक है, so next point is we can provide the solution of real world problem if we are using object oriented programming language। क्योंकि ऑब्जेक्ट और क्लासेस जहाँ पे भी आ गए और जो भी प्रॉपर्टीज़ जो अभी डिस्कस किया हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, तो वो हमारे प्रोग्रामिंग के प्रोसीजर, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, है ना, कोडिंग, डिबगिंग, हर चीज़ को आसान कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए कंपैरिजन में लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, ये एक एग्जांपल है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, और राइट वाला एग्जांपल है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या है, यहाँ पे देखिए ग्लोबल डेटा है। ग्लोबल डेटा मीन्स दिस डेटा विल बी विजिबल टू ईच एंड एवरी फंक्शन। ठीक है, जो भी कोई इसको यूज़ करना चाहता है वो फ्रीली अवेलेबल है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है। सो दिस लीड्स टू सिक्योरिटी इशूज, राइट।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के थ्रू अगर हम जाएँ और बड़ा-बड़ा प्रोग्राम है, कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना है, तो वो हम इसमें इंश्योर नहीं कर सकते, बिकॉज़ द ग्लोबल डेटा इज़ एक्सेसिबल थ्रू ऑल द फंक्शंस, हूसोएवर वांट्स दे कैन एक्सेस इट। तो सिक्योरिटी थ्रेट की इसमें अगर बात करें तो ये सिक्योर नहीं है। वहीं पे अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब आप देखते हैं, अगर इस मॉडल को आप देखें, तो पहला जो है वो ऑब्जेक्ट डेटा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू दो फंक्शंस हैं यहाँ पे, सेकंड ऑब्जेक्ट के थ्रू दो फंक्शंस हैं। अब ये ग्लोबल डेटा नहीं है, सबको अवेलेबल नहीं होगा। अगर कोई इसे एक्सेस करना चाहेगा तो ये फंक्शन 1 और फंक्शन 2 जो ऑब्जेक्ट 1 में है, तो ऑब्जेक्ट 1 को कॉल करना पड़ेगा, इसकी परमिशन लेनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट 2 को करना चाहेगा तो ऑब्जेक्ट 2 के लिए जो नेसेसरी जो कहते हैं ना लॉग इन क्रेडेंशियल्स, तो वैसे एक्सेस करने के लिए एक्सेस स्पेसिफायर्स होते हैं, उनका यूज़ करके यूज़ करना होता है। इसमें अब ये मेन डिफरेंस आप ऐसे ध्यान रखें, इसमें ग्लोबल डेटा होता है, इसमें ग्लोबल डेटा नहीं होता है, इसमें ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट्स मल्टीपल हो सकते हैं एक क्लास के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कॉमन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, दो लैंग्वेज की इसमें हम बात करेंगे, दो अप्रोच की बात करेंगे, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोग का कोई डाउट है, आप यहाँ तक में जो डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं। हेलो हाँ जी। सर, अब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्शन, हम्म। अच्छा। हेलो। आप में से कोई बता सकते हैं, इनका क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? Ability to show essential details and hiding internal details. राइट। तो आपका किसका क्वेश्चन था, आपको तो जवाब मिल गया सर, है? इंटरनेट डिटेल को छुपा के रखना। Showing हाँ, essentials and hiding internal data. जैसे मैंने एक एग्जांपल इसमें दिया कार का, ठीक है। हम्म। आपकी कार की तो मल्टीपल डिटेल्स होती हैं, है यस ना। सर। कार नंबर हो गया, सर्विस डिटेल हो गया, ओनर नंबर हो, ओनर की डिटेल्स हो गई, माइलेज हो गया, ठीक है, कैपेसिटी क्या है पेट्रोल का, मॉडल कौन सा, बहुत कुछ है। लेकिन हर जगह पे सारी डिटेल्स आपको शो करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ। है ना। अगर आपको ट्रैफिक पुलिस वाले को डिटेल देना है तो क्या आप ये सब कुछ नहीं देंगे ना, आप सिर्फ क्या देंगे, कार का लाइसेंस। नंबर, है ना, कार का नंबर और ओनर का नाम, ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि माइलेज ये है वो है। तो इससे क्या हो गया कि जो आप बाकी चीज़ें को हाइड कर सकते हैं फंक्शन, और जो वहाँ पे एसेंशियल्स हैं, यानी कि जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो सिर्फ आप उस फंक्शनैलिटी को आगे दिखाएंगे, विजिबल करेंगे। तो यही है, ठीक है। यस सर। सर पॉलीमॉर्फिज्म किसे बोलते हैं सर? पॉलीमॉर्फिज्म, यस सर। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब किसी भी एक चीज़ को मल्टीपल तरीके हों अचीव करने के। पॉली मीन्स मैनी, ठीक है। इफ देयर आर मेनी वेज टू अचीव समथिंग, ठीक है। ओके सर। मैं बताऊं? Hello, जी sir. जी। Sir, how can I differentiate between abstraction and encapsulation if there is any question in exam? एब्स्ट्रैक्शन एंड एनकैप्सुलेशन, If any difference, I'm here to show. that you can also show through the syntax. There is syntax difference also that I'll be telling you in upcoming sessions, okay. बट अगर आपको ऐसे सिर्फ लिख के बताना है कि क्या डिफरेंस है, एनकैप्सुलेशन मीन्स मल्टीपल चीज़ों को आप एक यूनिट के अंदर रख रहे हैं, एनकैप्सुलेट कर रहे हैं, ठीक है। Yes, मल्टीपल sir. चीज़ का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे डेटा मेंबर्स यानी कि वेरिएबल्स हो सकते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, वो Yes, एक sir. ही यूनिट के अंदर हो सकते हैं। और दूसरा क्या है आपका क्वेश्चन, एनकैप्सुलेशन, और दूसरा Abstraction. एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन को हम क्लास के थ्रू एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे क्लास में, ठीक है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और या इनहेरिटेंस के थ्रू हम उसको दिखा सकते हैं कि अगर पेरेंट क्लास से एनिमल, जो पेरेंट क्लास मैंने दिखाया, और एक डिराइव्ड क्लास था डॉग, ठीक है। Yes, sir. तो एनिमल की तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जो ज़रूरी नहीं डॉग्स में हो, है ना। Yeah.
तो वहाँ पे जो नेसेसरी चीज़ है उसको आप शो कर सकते हैं, जो बाकी नहीं है उसको हम वहाँ हाइड कर सकते हैं। ये चीज़ें अच्छा। जब हम प्रोग्रामिंग के थ्रू देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आज की जो क्लास होगी ना, आप लोग एक बार आप रिवाइज कर लेंगे, जो भी आपके पास किताब होगी या इंटरनेट से भी देख सकते हैं, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ज़रूरी है कि एक बार आप रिवाइज करें कंसेप्ट को। सर हाँ, बोले पीपीटी शेयर कर दीजिए ग्रुप में सर। मैंने बताया आपको ना, अभी मैंने कुछ बताया पीपीटी से रिलेटेड। मैं कर दूंगा, पहले पूछना पड़ेगा मुझे, ठीक है? ओके सर। हाँ, ग्रुप में मैं करवा दूंगा। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कॉमन जो लैंग्वेजेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, उसके बारे में। तो पहला हमारा है ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑब्जेक्ट बेस्ड, और दूसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसमें हम फोकस किस पे दे रहे हैं? बेस्ड और ओरिएंटेड, बाकी तो सारे वर्ड सेम है। डिफरेंस क्या है, बेस्ड है या ओरिएंटेड है? तो सबसे पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होता है? इट इज द स्टाइल ऑफ प्रोग्रामिंग दैट primarily supports encapsulation of and object। तो ये आपको ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग की बात करेंगे तो विल बी टॉकिंग अबाउट एनकैप्सुलेशन एंड ऑब्जेक्ट रिलेटेड थिंग्स। And the major features that are required for object based programming are data encapsulation, data hiding, that is through abstraction, and access mechanism। access mechanism means प्राइवेट है, लोकल है, ग्लोबल है ना, इन चीज़ों को। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट फीचर इज ऑटोमेटिक इनिशियलाइजेशन एंड क्लियर अप ऑब्जेक्ट्स, एंड लास्ट वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। So these are some features of object-based programming. Object-oriented programming, uh, it incorporates all the object-based programming features along with जो भी object-based में थे वो सारे features तो इसमें होते ही होते हैं, but what additionals? So there are additional features like inheritance and dynamic binding. Dynamic means runtime, ठीक है? So example of object oriented programming is C++, Smalltalk, Object, Pascal and Java। तो हम लोग का ये सब्जेक्ट ही है जावा, ठीक है? सो दिस इज जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ये आपको पूछेगा हाउ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इज जावा इज डिफरेंट फ्रॉम सी दैट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड। सी जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड है, इसमें ऐसा क्या कर दिया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया? तो आप लोग क्या, वो बोलेगा ना, सी में तो हमारे सारे कुछ होते हैं, एनकैप्सुलेशन भी होता है, एब्स्ट्रैक्शन भी होता है, पॉलीमॉर्फिज्म भी होता है। सो व्हाट एडिशनल इज देयर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दैट मेक्स इट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड? आप लोग क्या जवाब देंगे? Sir, inheritance and dynamic binding. ये एडिशनल फीचर्स हैं, इनहेरिटेंस और डायनेमिक बाइंडिंग, जो सी प्लस प्लस जावा इन चीज़ों में होते हैं। अभी तक देखिए जो भी कवर किया है मैंने अभी 1 घंटे में, अगर आप लोग पिछले साल के एग्ज़ाम पेपर, क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो कई क्वेश्चंस आपको इसमें से ही मिल जाएंगे, ठीक है? इसलिए ध्यान से आप लोग को क्लास अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट एप्लीकेशन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेसेस। So object-oriented programmings are used to create object-oriented databases। Database एक चीज होती है, but why we are mentioning here object-oriented database means those databases will also have the object-oriented features, ठीक है? So to achieve object-oriented database, we'll use object-oriented programming। Next is embedded systems, simulation and modeling, neural networks, decision support system, office automation system, AI, that is artificial intelligence and expert systems, CAD, CAM, CAD means computer aided design and CAM is the computer aided manufacturing, and last but not the least, internet solutions। So these are some applications, major applications of object oriented programming। Okay,
सो यहाँ तक हमारा जो था वो ब्लॉक 1 का यूनिट 1 कंप्लीट हुआ, और मैंने सारे टॉपिक्स जो आपके हैं जो इग्नू के सिलेबस का हिसाब से जो आपकी किताब में, मैंने सारा ही कवर किया। अगर आप इनको ही ध्यान से देख लेते हैं, इन टॉपिक्स को अगर आपने ध्यान दिया होगा, जब किताब उठाएंगे तो लगेगा हाँ आपने सब कुछ कवर किया हुआ है। तो ये हमारा यूनिट 1 था। लेट अस मूव टू यूनिट 2, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी पार्ट 2, क्योंकि हमारा यूनिट 1 भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मेथोडोलॉजी ही था, वो पार्ट 1 था। जो एक्स्ट्रा कुछ फीचर्स हैं या उसी को एक्सटेंड किया हुआ है, वो यूनिट 2 में किया हुआ है। ठीक है, तो कुछ सारी चीज़ें वही हैं, बट इसमें डिटेल में थोड़ा बताया हुआ है। फर्स्ट टॉपिक इसमें होगा क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स, सेकंड होगा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, मेथड ओवरराइडिंग एंड पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट मैंने ऑलरेडी सब अच्छे से बताया हुआ है। I would request to volunteer someone and explain what is object. Anyone? An entity or a state is No, called an object. yeah, that is the definition. But एक आप simple term में आप बता सकते हैं ताकि जिन्होंने late join किया होगा, so those people So, will be able to understand. a collection of data and function is known as an object. Data and function. Function, yes, I think. Okay. In Anything else or anyone else would like to add on? Object is a real world entity like as anything that represent our surrounding, like as a laptop, like as a car, like as a That is object. mentioned, yeah, that is mentioned in this PPT. देखिए सिंपल टर्म, अगर कोई भी चीज़ को हम ना अगर रियल एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो वो हमें याद रहता है। अगर ऑब्जेक्ट में मैंने दो चीज़ों पर फोकस किया था, कि किसी चीज़ की स्टेट है कोई और बिहेवियर है। स्टेट और बिहेवियर है ना। अगर डॉग की बात करें, स्टेट क्या है और बिहेवियर क्या है? बिहेवियर में क्या है? वो चिल्लाता है, he भौंकता barks and tail है ना। wagging स्टेट क्या and है? color his name हाँ and breed. That's हाँ, तो सर ऑब्जेक्ट, 28 तारीख यस, हाँ, तो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो कंफ्यूज नहीं होना। ऑब्जेक्ट अगर एक लाइन में एग्जाम आंसर देना तो फर्स्ट लाइन में इसमें आपको दिख रहा लिखा हुआ, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी दैट हैज स्टेट एंड बिहेवियर। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की और बात करें तो ऑब्जेक्ट इज अ रियल वर्ल्ड एंटिटी, यू कैन से ऑब्जेक्ट इज रन टाइम एंटिटी, ऑब्जेक्ट इज एन एंटिटी विच हैज स्टेट एंड बिहेवियर। सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ अ क्लास। सब कुछ सेम है लेकिन तरीका अलग अलग है लिखने का। क्लास, class is group of objects which have common properties. Group of objects which have common properties. तो किसके पास कॉमन प्रॉपर्टीज? ऑब्जेक्ट्स। जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, यूनिट 1 में भी था। जैसे मैंने बताया कोई पर्सन है, वो क्लास है, ठीक है। उसका जो मेंबर्स, डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर में सारे क्या होंगे? वेरिएबल्स होंगे। मेंबर फंक्शन में सारे फंक्शंस होंगे। तो ये कलेक्शन, क्लास इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस, ये भी आप कह सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ डेफिनेशन ऑफ क्लास। क्लास इज कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस, और यू कैन कॉल इट एज अ टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट्स क्यों क्रिएट करना पड़ेगा? क्योंकि अगर इन चीज़ों को, ये मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को अगर आपको आगे एक्सेस करना हो तो you will be able to access these only through the objects. So you will need to create objects of this class. ऑब्जेक्ट्स क्योंकि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए ऑब्जेक्ट्स में बोल रहा हूँ। एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। क्लास इज अ लॉजिकल एंटिटी एंड इट कांट बी फिजिकल। Class in Java can contain field, method, constructors, block, nested class and interface. अब यहाँ पे आप देखिए ये जो मैंने बताया, class can consist of fields, methods, constructors,
ब्लॉक्स, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस, ये सारी चीज़ें क्लास में हो सकती हैं। और सिंटेक्स की बात करें, क्लास को हम डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो टू डिक्लेयर अ क्लास यू नीड टू राइट द वर्ड क्लास, क्लास लिखना पड़ेगा, देन स्पेस क्लास का नाम। क्लास का नाम आप कुछ भी हो सकता है, उसके भी कुछ रूल्स हैं कि क्लास के नाम में क्या क्या नहीं हो सकता है ना। जो ऑलरेडी जो प्री डिफाइंड कुछ टर्मोलॉजीज हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होंगी, उसको आप नाम यहाँ पे नहीं दे सकते। तो नाम लिखने के कुछ तरीके जब लैब वाली क्लासेस में करवाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा कि क्या क्या नाम हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता। तो द बेसिक सिंटेक्स इज क्लास स्पेस क्लास का नाम, देन पैरेंथेसिस फील्ड अ मेथड। फील्ड के अंदर क्या क्या आ जाएगा, हमारा डेटा मेंबर सारे आ जाएंगे जो वेरिएबल्स हैं। मेथड के अंदर सारे फंक्शंस। तो ये क्लास के अंदर ही हमारे डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शंस हो जाएंगे। और जब आपने ये पूरा लिख लिया कोड, उसके बाद ये पैरेंथेसिस क्लोज। तो ये बेसिक सिंटैक्स है टू डिक्लेयर अ क्लास। एब्स्ट्रैक्शन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एब्स्ट्रैक्शन क्या है, ठीक है। तो अगर जिन्होंने लेट ज्वाइन किया उनके लिए रिवीजन हो जाएगा ये। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ हाइडिंग the implementation details and showing only the functionality to the user. Another way, it shows only essential things to the user and hides the internal details. For example, sending SMS where you type the text and send the message. You don't know the internal processing about the message delivery. Same मैंने लास्ट एग्जांपल दिया था, मेकिंग अ कॉल। आप कॉल करते हैं तो कॉल कनेक्ट होता है, आप बात करते हैं, पीछे क्या चल रहा है, कैसे कॉल कनेक्ट हो रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा है, ये हमें डिटेल्स नहीं पता होती। तो ये एब्स्ट्रैक्शन का एग्जांपल है। तो एब्स्ट्रैक्शन आल्सो लेट्स यू फोकस ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड वे देयर आर टू वेज by which you can achieve abstraction. First is through abstract class. So through abstract class you can achieve abstraction up to 100%, 0 to 100%. बट श्योरिटी नहीं है कि 100% आपका एक बार में अचीव हो जाएगा। एंड सेकेंड वन इज़ इंटरफेस। सो इंटरफेस में 100% आप अचीव कर सकते हैं। सो दो तरीके हैं बेसिकली ये एब्स्ट्रैक्शन अचीव करने के, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्शन की जब हम बात करते हैं तो एक टर्म इससे रिलेटेड आता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैंने इसमें स्लाइड ऐड किया हुआ है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या है। और एब्स्ट्रैक्शन डिफरेंट है, ठीक है, बट एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है। तो a class which is declared and as abstract is known as abstract class। जब हम लोग यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे थे क्लास, तो इससे पहले आप एक वर्ड लगा दोगे एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, तो वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाएगा। इसके कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ तरीके हैं डिफाइन करने के, तो ये आप लोग ये डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। नेक्स्ट वही जो पहले मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन इज बेसिकली बाइंडिंग और रैपिंग ऑफ अ कोड इनटू अ सिंगल यूनिट, ठीक है। जैसे आप क्लास की बात करें तो क्लास इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। व्हाई? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स, मेथड्स, ठीक है। मल्टीपल चीज़ें हैं ना, मल्टीपल कोड्स हैं इनसाइड अ या सिंगल यूनिट, दैट सिंगल यूनिट इज क्लास। Okay, so data member, member function, so these are inside a class, that is single unit or single entity। तो इसलिए इसे हम एनकैप्सुलेशन। हेलो हाँ जी। हेलो हाँ सर, मैं आपको एक बात बताऊं। हाँ जी। सर मुझे ना एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है सब कुछ पता है, लेकिन हाँ, इनका कहाँ पे क्या यूज करना है, इनसे क्या होता है, ये सब चीज नहीं कर पाता। तो आप उसके लिए वेट कीजिए ना, उसके लिए क्लास होगी। हम लोग ना सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, ठीक है। मैं शुरू से नहीं कर पाता। अपने पहले रिकॉर्डिंग में भी मैं कोई लैंग्वेज कोड लिखता हूँ ना, उसमें ये नहीं पता चलता है इसमें ये कहाँ पे यूज होगा इसका। कोई बात नहीं, अभी हम लोग आगे उन चीज़ों पे आएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, हर चीज़ के पीछे ना थ्योरी जानना बहुत ज़रूरी है कि वो चीज़ें कहाँ से आ रही हैं। डायरेक्ट प्रोग्रामिंग कर लेना सॉल्यूशन नहीं है। आपको एग्ज़ाम भी देना है ना, तो एग्ज़ाम में सिर्फ प्रोग्रामिंग तो आएगी नहीं,
हाँ थ्योरी भी आता है, तो उन चीज़ों को भी आपको अच्छे से जानना जरूरी है। तो आपका एक क्लास होगी, उसमें सब कुछ मैं बताऊंगा, प्रोग्रामिंग इसके पीछे। सर ठीक है, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी? सॉरी, सर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो आप मतलब? एक ही चीज़ मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, है ना। मैंने 3-4 बार बता दिया कि मैं भेज दूंगा, कोशिश करता हूँ भेजने की, लेकिन उससे पहले आई हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम स्टडी सेंटर एंड रीजनल सेंटर। ठीक है, I don't know how they will send you. If there is a WhatsApp group, then they can send you on WhatsApp or they can email you. I would सर yeah, I would coordinate with your study center and I will request them. Okay. सर आपका नंबर मिल सकता है? मैं दे दूंगा, अभी अभी क्लास अटेंड कीजिए, एंड में देता हूँ। ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस भी मैंने पहले बताया। इनहेरिटेंस क्या है कि एक क्लास से उसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम डिराइव करके, यानी कि पेरेंट क्लास से डिराइव क्लास में ले जा रहे हैं, तो इनहेरिटेंस है। इसको हम थोड़ा टेक्निकल टर्म कई बार यूज़ होता है कि इज़ अ रिलेशनशिप। ठीक है, इज़ अ रिलेशनशिप। तो इज़ अ रिलेशनशिप क्या रिप्रेजेंट करता है? इनहेरिटेंस। या उल्टा आप कह सकते हैं कि इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स द इज़ अ रिलेशनशिप विच इज़ ऑल्सो नोन एज पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, मीन्स चाइल्ड इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट, ऐसे ही होगा ना। तो इज अ रिलेशनशिप रिप्रेजेंट करता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को Sir, क्यों could यूज you करते repeat हैं? it again? सॉरी, कैन यू प्लीज रिपीट? सर ये इज ए वाला रिलेशनशिप जो बताया था आपने वो हाँ दोबारा रिपीट कर सकते हैं? हाँ, मगर इनहेरिटेंस अगर कई जगह पे आपका क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट इज अ रिलेशनशिप, तो इज अ रिलेशनशिप इज टोटली एसोसिएटेड विद इनहेरिटेंस। ओके, बिकॉज इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट दिस रिलेशनशिप, दूसरा कोई चीज रिप्रेजेंट नहीं करता। तो ओनली इनहेरिटेंस रिप्रेजेंट्स इज अ रिलेशनशिप विच मीन्स देयर इज अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ठीक है, क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जब हम इनहेरिट करते हैं किसी भी क्लास को, तो जो जिस क्लास को इनहेरिट किया जा रहा है वो पेरेंट क्लास होता है, और जिसमें इनहेरिट हो रही चीज़ें वो चाइल्ड क्लास आप बोल सकते हो या डिराइव्ड क्लास बोल सकते हो। तो इज मीन्स ये डिराइव्ड क्लास, इज मतलब डिराइव्ड क्लास की बात हो रही है कि ये डिराइव्ड क्लास जो है इज अ पार्ट ऑफ पेरेंट क्लास। आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, इज अ रिलेशनशिप में है। ठीक है। ओके सर। So why to use inheritance in Java? To achieve two things, that is method overriding, so that runtime polymorphism can be achieved, or second reason is code reusability. क्यों कोड reusability? क्योंकि एक ही कोड को आपको बार बार लिखना नहीं पड़ रहा है। यू कैन ओनली क्रिएट द ऑब्जेक्ट एंड यू कैन derive the parent class whose functionality you need to derive, and then you can use you can access the functionality of that parent class. So there are certain terms which are used in inheritance like class, subclass or child class, superclass or parent class, and reusability. So class, as I have already mentioned, class is a group of objects which have common properties, or you can say it is a template or blueprint from which objects are created. Likewise, subclass or child class is a class which inherits the other classes. Okay, it is also called as derived class, extended class और child class. तो इसमें आप कितनी आपको मल्टीपल चीज़ें समझने को मिल रही हैं, चाहे सब क्लास बोलो, आप चाइल्ड क्लास बोलो, ड्राइव क्लास बोलो, एक्सटेंडेड क्लास बोलो, ये सारी चीज़ें सेम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सेम सुपर क्लास बोलो, आप पेरेंट क्लास बोलो, सेम चीज़ है, या बेस क्लास बोलो, सेम चीज़ है। ठीक है, सो द पेरेंट क्लास और सुपर क्लास इज द क्लास फ्रॉम वेयर अ सब क्लास इनहेरिट्स द फीचर्स। ये चीज़ें ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट आपको एक बार आप फिर से रिपीट हो जाएगा। देन रीयूजेबिलिटी, नाम से पता चल रहा है, रीयूजेबिलिटी मीन्स अ मैकेनिज्म which facilitates you to reuse the fields and methods of the existing class when you create a new class. Okay, and you can use the same fields and methods already defined in the previous class. तो रीयूजेबिलिटी यानी कि पेरेंट्स क्लास में जो ऑलरेडी चीज़ें डिफाइन हो रखी हैं, अगर हम उसे रीयूज कर रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे रीयूजेबिलिटी। अब जैसे मैंने क्लास में बताया था क्लास कैसे क्रिएट होता है,
वही सेम एग्जांपल आप देखिए, आप सोच लीजिए क्लास पहले एक हमारे पास है और ये हमारा सब क्लास है, पेरेंट क्लास नहीं है। क्यों? क्लास सब क्लास नेम, यहाँ पे सब क्लास जो हम बना रहे हैं उसका नाम देंगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये क्लास है एनिमल, ठीक है, हम सब क्लास बना रहे हैं उसका कैट, तो क्लास कैट एक्सटेंड्स एनिमल। समझ रहे हैं आप? एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है कौन? कैट। तो एनिमल विल बी द पेरेंट क्लास एंड कैट विल बी द डिराइव्ड क्लास। ठीक है, मतलब उससे क्या होगा बेनिफिट कि वी विल बी एबल टू यूज द फंक्शनैलिटीज ऑफ दिस एनिमल क्लास इन द कैट क्लास। ठीक है, there are some types of inheritance. First is single inheritance. Single inheritance means एक क्लास से एक ही क्लास में जा रहा है। आप में से कोई बताएगा ये पेरेंट क्लास कौन है और डिराइव क्लास कौन है इसमें? फर्स्ट एग्जांपल में Sir, class A is the parent class, derived class is the class B. why not b? Why b is not a parent class? Because आप में से कई लोग देख रहे होंगे ना, ये एरो कहाँ जा रहा है? बी से ए की तरफ जा रहा है, तो पेरेंट क्लास कौन हुआ? सर पेरेंट क्लास ए ही होगी, क्योंकि जो पेरेंट क्लास का जो स्ट्रक्चर होता है वो राइट, ऐसे ही इन बनता है। चीज़ों का, हाँ बिल्कुल, इन चीज़ों को ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, हेलो हाँ जी, सर, क्लास बी होगी पेरेंट का, ड्राइव क्लास होगी इसीलिए क्लास। मैंने क्वेश्चन पूछा। आपने लेट ज्वाइन किया है क्या, या ध्यान नहीं दिया क्लास में? जब भी हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं तो जो पेरेंट क्लास होती है उधर एरो होता है। ठीक है, आप बहुत जगह पे बहुत सारे बुक्स में भी देखोगे कि जो पेरेंट्स जो ड्राइव क्लास है उधर एरो होता है, वो गलत है। हमेशा एरो होगा टुवर्ड्स द पेरेंट क्लास। ओके, तो नेक्स्ट इज मल्टी लेवल। फर्स्ट वन वाज सिंगल लेवल, नेक्स्ट इज मल्टी लेवल। मतलब ए से बी में गया और बी से सी में गया। ठीक है, ए वाली फंक्शनैलिटीज बी को अवेलेबल होंगी और बी वाली सी को, बट सी को ए वाली नहीं होंगी। उसके लिए दूसरा मॉडल यूज करना होगा हमें, जैसे हायरिकल मॉडल। दो सब क्लास हैं बी और सी, और दोनों यूज कर रहे हैं फंक्शनैलिटीज ऑफ क्लास ए। क्लियर है? तो Yes, हायरिकल sir. होगा। हायरिकल क्यों होगा? हायरकी में है ना ये, ट्री फॉर्म में। नेक्स्ट इज मल्टी लेवल, मल्टीपल। मल्टीपल से ही पता चल रहा है कि एक क्लास में मल्टीपल क्लास से फंक्शनैलिटीज डिराइव कर रहे हैं, तो मल्टीपल। हाइब्रिड, इसमें कितने सारे मॉडल्स हैं? ये हो गया हमारा हायरिकल, है ना, और ये हो गया मल्टीपल। तो मल्टीपल और हायरिकल दोनों मिलकर हाइब्रिड हो गया। क्लियर है? सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए। सर आपने बताया कि जो सर मतलब मेरा कंफ्यूजन ये है कि अगर एक क्लास दूसरे क्लास को डिराइव करता है, इनहेरिट करता है, हम्म और उससे एक और इनहेरिट हो जाता है क्लास, हम्म तो सर जो ग्रैंड पेरेंट है उसका उसके जो प्रॉपर्टीज होंगे वो तो ग्रैंड चाइल्ड में होंगे ना सर? नहीं, इसमें नहीं आएगा ना उसके, ये इनहेरिटेंस है, प्रोग्रामिंग के टर्म्स में नहीं आप कर सकते एक्सेस। उसके लिए अच्छा। दूसरा मॉडल यूज़ करेंगे ना। उसके लिए फिर अगर आपको सी को अगर एक ही चाहिए, इसकी फंक्शनैलिटीज़ यूज़ करनी है, यस तो हम सर। फिर ऐसे करेंगे ना, या फिर ऐसे करेंगे, दूसरा मॉडल यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप इसमें भी देख सकते हैं, ये सी है, यस तो सर। फिर ये वाला मॉडल यूज़ होगा मल्टीपल, कि आपको ग्रैंड पेरेंट का भी चाहिए और ये वाला भी चाहिए, मल्टीपल क्लास से डिराइव करेंगे। ओके सर। ठीक है, मॉडल डिफरेंट हो जाएगा। सर क्लास डी जो है हाइब्रिड में, वो क्लास ए की प्रॉपर्टीज नहीं ले नहीं, पाएगा ना? नहीं। ओके सर। मैं बस 1 मिनट मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, 1 मिनट आप लोग वेट कीजिए, लीव नहीं करेगा कोई। है कि जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में सेम नाम का एक क्लास होगा, तो उसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मेथड हम फंक्शन को ही बोलते हैं। ठीक है, तो
अगर हम दूसरे टर्म्स में बात करें तो इफ अ सब क्लास प्रोवाइड्स द स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मेथड दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय वन ऑफ इट्स पेरेंट क्लास, इट इज नोन एज मेथड ओवरराइडिंग। सेम चीज़ है, आप सेंटेंस को आगे पीछे करके जैसे भी लिख लीजिए, मतलब सेम उसका वही है कि जब पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में एक ही नाम से क्लास होगी तो उसको हम बोलेंगे मेथड, क्लास नहीं फंक्शन होगा तो उसको हम बोलेंगे मेथड ओवरराइडिंग। इसका यूज़ क्या होता है? तो मेथड ओवरराइडिंग इज यूज्ड टू प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड which is already provided by superclass, and method overriding is used for runtime polymorphism। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। शुरू में मैंने जब पॉलीमॉर्फिज्म का बताया था तो उसमें बताया था कि इसे हम अचीव कैसे करते हैं, मेथड ओवरराइडिंग से। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है पॉलीमॉर्फिज्म, ये फिर से बताने की ज़रूरत है या ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है? देखिए ये भी मैंने बता दिया कि दो वर्ड से बना हुआ है, पॉली एंड मॉर्फ। पॉली मीन्स मैनी एंड मॉर्फ मीन्स फॉर्म्स, जिसके मैनी फॉर्म्स हो इसलिए पॉलीमॉर्फिज्म हम कह रहे हैं इसके। आप अगर टाइप्स की बात करें तो दो टाइप होता है, कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। ठीक है, कंपाइल टाइम मीन्स जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो उस टाइम जो बाइंडिंग होती है उसको हम बोलेंगे कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम जब आपको प्रोग्राम रन हो गया उस टाइम में जो फॉर्म्स इसके एक्सेस हो रहे हैं या फॉर्म्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं उसको बोलेंगे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म को हम अचीव अभी बताया मैंने मेथड ओवरराइडिंग से करते हैं और मेथड ओवरलोडिंग से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यूनिट 2 था। जो यूनिट 1 में बताया उन्हीं चीज़ों को यूनिट 2 में थोड़ा डिटेल में दिया हुआ है। तो यूनिट 1 यूनिट 2 कवर हो गया। अब यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो यूनिट 3 जो हमारा वो है जावा लैंग्वेज की बेसिक्स। तो बेसिक्स ऑफ जावा लैंग्वेज। अभी तक हमने बात क्या की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग क्या होती है, दोनों में डिफरेंस क्या है, एडवांटेज क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के यानी कि ऊप्स के, है ना, और उनसे रिलेटेड कंसेप्ट। और उसी में हमने देखा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा। तो उसी के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और जावा को हम समझते हैं। ठीक है, जावा भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, तो अब जावा को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे जो टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन टू जावा, जिसमें विल डिस्कस अबाउट बेसिक फीचर्स ऑफ जावा एंड जावा वर्चुअल मशीन। विल आल्सो लुक to a simple Java program. Okay, and the next topic will be primitive data type and variables, in which we'll discuss about Java keywords, integer and floating point data types, यानी कि data types you can say, character and boolean data types, and how to declare and initialize variables. And उसके अलावा हम देखेंगे जावा ऑपरेटर्स, जावा में ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं। Okay, so let us start unit 3, introduction to Java. So what is Java? आप लोग को पता है जावा क्या होता है? Anyone? आप में से कोई बताइए जावा क्या होता है? सर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और सर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ठीक है, जावा होता क्या है? जावा क्या होता है? जावा तो एक नाम है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम भी है, लेकिन जावा एक्चुअल में क्या है? जावा हाई लेवल लैंग्वेज होता है सर। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना। हाँ, लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा मैं, कह रहा हूँ जावा होता क्या है रियल लाइफ में? सर देश का नाम। Sir, it's an island in Indonesia, I think. राइट। और जावा अगर आप बोलेंगे तो कॉफ़ी भी एक है ना वैरायटी उस टाइम पे हुआ करता था इसके डेवलपमेंट से पहले, जहाँ से कंसेप्ट आया था इनको कि जावा नाम रखना है इसका। इसकी हिस्ट्री आप लोग पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप लोग देखिएगा जावा नाम कैसे पड़ा। इससे पहले इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम कुछ और था। तो देखिए जावा इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड प्लेटफॉर्म। तो जावा प्लेटफॉर्म भी है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ प्लेटफॉर्म भी है। and Java is a high level, robust, object oriented and secure programming language. So these are the characteristics of Java. High level,
रोबस्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड सिक्योर। ठीक है, ये सिक्योर कैसे है, मैंने उसमें बताया था ना, ऑब्जेक्ट्स का यूज़ था, वो ग्लोबल जो एंटिटी थी, ग्लोबल जो डेटा था वो इसमें नहीं था, ऑब्जेक्ट बेस्ड में था, तो वहाँ सिक्योरिटी इशू था, बट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले डायग्राम में नहीं था, इसलिए सिक्योर है। तो जावा वाज डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम, सबसे पहले सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया था, विच इज़ नाउ ओरेकल ने ले लिया। ठीक है, तो उसका सब्सिडरी हो गया ये। तो 1995 में सबसे पहले डेवलप किया था इसको जेम्स गोसलिंग ने, तो हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ जावा। बिफोर जावा इट्स नेम वाज ओएक। ओएक क्या होता है, एक ट्री था, है ना, जिसके नीचे बैठ के इन्होंने कंसेप्ट को डेवलप किया था, तो उसी का नाम रख दिया था ओएक। उसके बाद जावा नाम इन्होंने बाद में रिनेम किया। तो देखा इन्होंने ओएक ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड कंपनी थी, इसलिए जो जेम्स गोसलिंग है और उनकी टीम, उन्होंने नाम चेंज कर दिया ओएक से जावा। अब हिस्ट्री पढ़ेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, इसके बीच का मतलब ओएक और जावा नाम कैसे पड़ा इसका, इसके पीछे क्या हुआ। और प्लेटफॉर्म की बात की कि जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ प्लेटफॉर्म है, तो प्लेटफॉर्म क्या होता है, प्लेटफॉर्म इज एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन्वायरमेंट इन विच अ प्रोग्राम रन्स एंड, ठीक है, तो जिस भी एक एनवायरनमेंट, चाहे हार्डवेयर बेस्ड हो या सॉफ्टवेयर बेस्ड हो, जहाँ पे प्रोग्राम रन कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड अ प्लेटफॉर्म। और सिंस जावा हैज़ अ रन टाइम एनवायरनमेंट और एपीआई भी है इसका, इसलिए प्लेटफॉर्म है ये। ठीक है, मेन पॉइंट्स हैं जावा का, क्या है, रन टाइम एनवायरनमेंट होता है जावा में, और साथ में एपीआई भी होता है। ये सिंटैक्स आपने स्टार्टिंग में एपीआई मतलब क्या होगा? एपीआई एक्चुअली आप आजकल ना हर चीज़ एपीआई के थ्रू ही चल रही है। अगर आप एक इंटरफेस आपने सुना होगा, तो एप्लीकेशन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है। इंटरफेस। हाँ, इसका फुल फॉर्म की तरफ देखेंगे तो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस एक इंटरफेस होता है, यानी कि जैसे हमने इनहेरिटेंस की बात की ना, अगर हमें कोड रीयूजेबिलिटी करनी है ना, बार बार कोडिंग नहीं करनी है, तो हम वहाँ पे यस सर। इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं। तो वैसे ही एपीआईज जो है वो हर आजकल जितने भी ऐप्स डेवलप हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है, वेबसाइट्स जो हाई लेवल के डेवलप हो रहे हैं, जहाँ पे रियल टाइम डेटा फैच होते हैं, वहाँ एपीआईज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं अभी आईआरसीटीसी या एयर टिकट बुकिंग आप देख रहे हैं ना, तो कैसे पता चलेगा कि कितनी बुकिंग हुई है, क्योंकि वो माइक्रो सेकंड में वो चीज़ें अपडेट हो रही है, तो वो एपीआई के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं, है ना। वहाँ जो भी चेंजेस हुए तुरंत ये जिस वेबसाइट पे आप देख रहे हैं, अगर वहाँ पे एपीआई उसमें इंटीग्रेट है तो तुरंत वहाँ अपडेशन हो जाएगा। तो एक्चुअली ये दिस इज अ एपीआई, मतलब इंटरफेस। सर्वर सर्वर से इंटरफेस कनेक्ट विथ, करने के लिए एक ब्रिज है। हाँ ब्रिज कैसे, इंटरफेस मतलब इंटरफेस है, सिंपल सी मतलब, है ना। तो ये एपीआई है। अगर हमने ये क्लास पे देख लिया था सिंटेक्स कैसे होता है डिफाइन, एक यहाँ क्लास का एग्जांपल है, क्लास सिंपल, क्लास का नाम क्या है, सिंपल, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे एस बड़ा है, तो क्लास पे जब भी नाम हम डिक्लेयर करते हैं तो पहला लेटर बड़ा होता है क्लास के नाम में। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, पब्लिक ये एक्सेस स्पेसिफायर है, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड तीन टाइप के होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। स्टैटिक, स्टैटिक ये हो गया कि मतलब स्टैटिक है, लोकल है, ग्लोबल है, मतलब इसका एक्सेस कौन कौन कर सकता है। स्टैटिक वॉइड, वॉइड मीन्स वॉइड आप डेटा टाइप भी कह सकते हो, और खाली भी, वॉइड मतलब खाली ही होता है वैसे, ठीक है। इंट भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, बट वॉइड लिखा हुआ है। मेन, मेन मीन्स अब ये एक यहाँ पे हम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका नाम है मेन, और उसका डेटा टाइप क्या है, वॉइड, मतलब कोई रिटर्न, इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा, नो रिटर्न टाइप। और इसके अंदर ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स, स्ट्रिंग, कौन सा टाइप का आर्ग्यूमेंट है, स्ट्रिंग टाइप का। इस आर्ग्यूमेंट पैरामीटर भी बोल सकते हैं आप, इस पैरामीटर का नाम क्या है, ARGS। और ये आर्गुमेंट जो है या पैरामीटर है किस टाइप का है, एक एरे है। एरे क्यों है, कैसे पता चला, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ, ओपन एंड क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अब आगे इसकी बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है करली ब्रेसेस में, तो इसको हम यहाँ पे अब कोडिंग करेंगे क्लास के अंदर, क्योंकि मेन फंक्शन के बिना आप कोई भी प्रोग्राम रन नहीं कर सकते, इसलिए मेन फंक्शन जरूरी होता है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल ब्रैकेट विद इन ब्रैकेट हेलो जावा। तो ये आप जैसे कंपाइल करेंगे, इसमें ध्यान रखना होता है जितने ओपन वाले ये करली ब्रेसेस हैं उतने ही क्लोज होने चाहिए, ठीक है, बराबर होने चाहिए, वरना एरर आएगा।
जो सबसे लास्ट में ब्रेसेस है वो पहले क्लोजिंग होगा, मतलब यहाँ पे देखिए ये इसका क्लोजिंग पहले होगा और ये ऊपर वाले का बाद में होगा, क्योंकि इसके अंदर ये चीज़ें हैं। जब इसको कंपाइल करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो आएगा हेलो जावा, ये मैसेज आएगा। एप्लीकेशंस देखते हैं कि हाँ जावा के एप्लीकेशंस क्या हैं। अकॉर्डिंग टू सन माइक्रो सिस्टम 3 बिलियन यूजर्स या 3 बिलियन डिवाइसेस, एक्चुअली 3 बिलियन डिवाइसेस रन ऑन जावा। सोच सकते हैं आप 3 बिलियन डिवाइसेस हैं जो जावा का यूज़ करते हैं, जावा प्लेटफॉर्म पे चलता है, जावा लैंग्वेज के थ्रू चलता है, ठीक है। There are many devices where Java is currently used. Some of them are as follows, like desktop applications. डेस्कटॉप एप्लीकेशंस में अगर हम बात करें तो एक्रोबेट रीडर आप सबने यूज़ किया होगा, डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं। एक्रोबेट रीडर क्या होता है? एक्रोबेट रीडर क्या होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स रीड करने के लिए। हाँ, पीडीएफ पीडीएफ रीड। रीड करने के लिए, आजकल एडिट भी कर सकते हैं उसमें आप, है ना। मीडिया प्लेयर्स होते हैं जो आप माइक्रोसॉफ्ट वाले इंटरनल जो एम्बेडेड मीडिया प्लेयर्स हैं, वीएलसी हो गया, ये सारे जावा का यूज़ करते हैं। एंटीवायरस होते हैं बहुत टाइप के, तो ये बेसिकली दीज आर टाइप्स ऑफ डेस्कटॉप एप्लीकेशंस। सिमिलरली देयर आर वेब एप्लीकेशंस सच एज IRCTC, जावा टी पॉइंट या गूगल.com, गूगल.com नहीं बोलेंगे हम, जैसे W3 स्कूल्स, कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब वेब बेस्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं वो अलग हो गए, ये वेब बेस्ड एप्लीकेशंस, तो उसमें वेब एप्लीकेशंस में आ जाएंगे। एंटरप्राइज एप्लीकेशंस, बैंकिंग वाले हो गए, सारे बैंक के एप्लीकेशन एंटरप्राइज हो गया। मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, मोबाइल में वो यूज़ हो रहे हैं। एम्बेडेड सिस्टम, स्मार्ट कार्ड, रोबोटिक्स, गेम्स, तो इतने सारे वर्टिकल्स हैं जहाँ पे जावा का यूज़ किया जा रहा है। जावा एप्लीकेशंस की अगर हम टाइप की बात करें तो देर आर 4 टाइप्स ऑफ जावा एप्लीकेशंस। फर्स्ट इज स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस आर ऑल्सो नोन एज डेस्कटॉप एप्लीकेशन। जो भी मैंने बताया तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस को हम स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस भी कहते हैं या विंडो बेस्ड एप्लीकेशंस भी कह सकते हैं। So these are basically traditional softwares that we need to install on each machine, every machine जो जहाँ पे आप यूज़ करना चाहते हैं। स्टैंड अलोन, इसलिए नाम से पता चला ना, स्टैंड अलोन मतलब हर मशीन पे आपको इंडिविजुअली इंस्टॉल करना पड़ेगा। एग्जांपल अगर हम देखें तो वही जो मैंने अभी बताया, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर, एक्रोबेट रीडर, ठीक है, ये सारी चीज़ें स्टैंड अलोन में है। वेब एप्लीकेशन मैंने अभी बता ही दिया आपको, जो वेब बेस्ड एप्लीकेशन जो सर्वर साइड पर रन करता है और यूज़र कॉल करता है उसको ब्राउज़र के थ्रू, ठीक है, वेब एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें अगर हम कंसेप्ट्स की बात करें जावा के कंसेप्ट्स की, तो सर्वलेट, एडवांस जावा के कुछ कंसेप्ट्स हैं जो यूज़ होते हैं वेब एप्लीकेशन में। सर्वलेट, जेएसपी है, जेएसपी इज जावा सर्वर पॉइंट, स्ट्रट्स, स्प्रिंग, हाइबरनेट, जेएसएफ, ये टेक्नोलॉजीज हैं जो वेब एप्लीकेशन में यूज़ हो रहे हैं। थर्ड कैटेगरी इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन। एंटरप्राइज जो बैंकिंग का मैंने अभी आपको बताया, दैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ एंटरप्राइज एप्लीकेशन। So it has also some advantages like high level security, load balancing, clustering. Load balancing means ऐसा होता है ना कि नंबर ऑफ यूजर्स बढ़ जाए तो हैंग हो जाता है, तो वहाँ पे लोड बैलेंसिंग का कंसेप्ट आता है, कितना लोड ये बैलेंस कर सकता है एक साथ, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैंडल कर सकते हैं। सो इन जावा EJB is enterprise Java bean is used for creating enterprise application. EJB जैसे सर्वलेट है वैसे EJB है जावा का। एंड मोबाइल एप्लीकेशन, तो जो मोबाइल डिवाइसेस के लिए एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं वो मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, जिसमें एंड्रॉयड आप जानते हैं, सबको यूज़ करता है आजकल एंड्रॉयड बेस्ड फ़ोन, तो एंड्रॉयड यूज़ करता है मोबाइल एप्लीकेशन में। और ये आपको क्लियर है, ये 4 टाइप्स, स्टैंड अलोन, वेब एप्लीकेशन, एंटरप्राइज, मोबाइल, टाइप्स हैं जावा एप्लीकेशंस के। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो JVM, जावा वर्चुअल मशीन। जावा वर्चुअल मशीन, मशीन है लेकिन वो कैसा मशीन है, वर्चुअल है, दैट इज़ नॉट फिजिकल। तो जावा वर्चुअल मशीन,
So Java Virtual Machine is a specification where working of Java Virtual Machine is specified, but implementation or provider is independent to choose the algorithms, and its implementation has been provided by Oracle and other companies. And it is also an implementation, okay, and its implementation is known as JRE, that is Java Runtime Environment. Runtime instance, whenever you write Java command on the command prompt to run the Java class as instance of JVM is created. ये जो चीज़ें जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, जब प्रैक्टिकल क्लास करेंगे, वहाँ पे आपको पूरा समझ में आ जाएगा ये चीज़ें क्या हैं, क्या हो रहा है, JRE क्या है, JVM क्या है, कैसे इंस्टॉल करते हैं, इंस्टांस कहाँ क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये JVM का कंसेप्ट है कुछ, और इसमें अगर हम देखें तो करता क्या है JVM, बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं. So it loads code, it verifies codes, then it executes the code and provides runtime environment. So these are 4 operations done by JVM. JVM provides definition for the memory area, कौन से एरिया को ऑक्यूपाई करना है ड्यूरिंग द रन टाइम, ठीक है. क्लास फाइल फॉर्मेट, रजिस्टर सेट, गार्बेज कलेक्शन हीप एंड फैटल एरर रिपोर्टिंग, ये सारे काम भी JVM करता है. इसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें ब्रीफ में, तो ये आर्किटेक्चर होता है. सबसे पहले क्लास लोडर होता है. ये टू वे एरो मीन्स क्या है कि यहाँ से भी डेटा इधर भी जा रहा है या यहाँ से इधर भी जा रहा है, टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है, ठीक है. एरो का ये ध्यान रखना है आपको, टू वे एरो है मतलब बोथ साइड कम्युनिकेशन. अब यहाँ पे अब क्लास एरिया है, हीप, स्टैक, पीसी रजिस्टर, ये चीज़ें इस लेवल पे हैं. देन इसका कम्युनिकेशन आपका एग्जीक्यूशन इंजन के साथ है, इसका नेटिव मेथड इंटरफेस के साथ, देन जावा नेटिव लाइब्रेरी के साथ. तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है. JVM का आर्किटेक्चर है, ऐसे काम करता है ये. नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स. सबसे पहले डेटा टाइप देखते हैं. तो डेटा टाइप क्या होता है? तो डेटा टाइप स्पेसिफाई द डिफरेंट साइजेस एंड वैल्यूज दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल. और 2 टाइप का होता है डेटा टाइप. डेटा टाइप का मतलब देखिए नाम में ही, अब हर चीज़ को ना नाम से समझा कीजिए तो आसानी होगी. डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ द डेटा, किस टाइप का, इंटीग्रल है, फ्लोटिंग है, कैरेक्टर है ना. तो टाइप ऑफ डेटा, डेटा टाइप आपको बताता है कि डेटा जो है वो किस टाइप का है, उसका टाइप क्या है. तो इसमें दो टाइप होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. When we talk about the primitive data types, it includes boolean, character, byte, short, integer, long, float and double. And in non-parametric data types, it includes classes, interface and arrays. तो जो आपके सिलेबस में वो primitive data type है, ठीक है. इसमें आप boolean, byte, character, short, integer, long, फ्लोट एंड डबल. अब ये जो डायग्राम है ये आपको समझने की ज़रूरत है. डेटा टाइप प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव. प्रिमिटिव के अंदर बुलियन एंड न्यूमेरिक, ठीक है. अब बुलियन के अंदर एक ही होता है बुलियन, बट न्यूमेरिक के अंदर 2 होते हैं, कैरेक्टर एंड इंटीग्रल. कैरेक्टर सिर्फ कैरेक्टर एक ही होता है. देन इंटीग्रल जो फर्दर और कैटेगरीज होती हैं, इंटीजर एंड फ्लोटिंग. अब इंटीजर के जो भी हैं वो 4 टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग. एंड फ्लोटिंग के 2 होते हैं, फ्लोट एंड डबल. तो ये सारे तो डेटा टाइप्स हैं, बट किस टाइप का डेटा टाइप है जो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ेंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इसका टाइप क्या है. और एक साइज की अगर हम बात करें कि कितना साइज ये स्टोर करता है, तो बुलियन जो है डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसका फॉल्स होता है, 1 बीट का होता है, मतलब 0 या 1 में ही काम करता है. बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा, 2 होगा तो 1 होगा. तो बुलियन मतलब 1 बीट. और 8 बीट का हमारा 1 बाइट होता है, ये आपको पता होगा, ठीक है. कैरेक्टर का क्या साइज होता है, 2 बाइट, यानी कि 16 बीट. 8 बीट का 1 बाइट, तो 16 बीट होता है कैरेक्टर का. और बाइट का 1 बाइट, शॉर्ट का 2 बाइट, इंटीजर का 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट, फ्लोट 4 बाइट, डबल 8 बाइट. ये साइज़ है जावा में. इसी चीज़ को हम C++ में जाएंगे तो साइज़ डिफरेंट हो जाता है. इंटीजर का वहाँ पे 2 होता है,
ठीक है, फ्लोट का तो 4 ही होता है, बट कुछ चीज़ों में डिफ्रेंशिएट वहाँ पे देखेंगे जब हम C++ में जाएंगे डेटा टाइप में। वेरिएबल्स और डेटा टाइप ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो आपको यूज़ करना होगा डेटा टाइप। विदाउट डेटा टाइप यू कैन नॉट डिक्लेयर एनी वेरिएबल। Variable is name of a reserved area allocated in memory. In other words, it is a name of the memory location, or you can call it as a combination of variable, मतलब that has ability to change, ठीक है। अब जैसे ये मेमोरी है, फॉर एग्जांपल ये रैम है, तो ये जो एरिया है ये रिजर्व कर लिया है इस वेरिएबल ने, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इंट डेटा इक्वल टू 50। अब हम डेटा टाइप का यूज़ कर रहे हैं इंट, मतलब इंटीजर टाइप। कितना ये स्पेस लेगा, 4 बाइट। तो डेटा एक हमारा वेरिएबल है जिसको मतलब एलोकेट किया गया है साइज 4 बाइट का, और उसको हमने साथ में इनिशियलाइज भी कर दिया है। मतलब डेटा जो ये वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या होगी 50, और साइज क्या होगा 4 बाइट, ठीक है। अब इसके टाइप्स के बारे में बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, लोकल, इंस्टेंस एंड स्टैटिक। Local variable declares inside the body of the method is called local variable. You can use this variable only within the method and other methods in the class, ठीक है। A local variable cannot be defined with static keyword। जब हम static keyword अगर लगा देंगे तो static हो जाएगा, तो इसलिए local variable के आगे जब भी हम कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है, सिंपल लगाएंगे। ये जैसे वेरिएबल है, इसका डेटा टाइप है, इसके आगे हम कुछ स्टैटिक कीवर्ड ये सब नहीं लगाएंगे लोकल में। इंस्टेंस वेरिएबल मीन्स अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड द क्लास बट आउटसाइड द बॉडी ऑफ मेथड। क्लास के अंदर डिक्लेयर है लेकिन आउटसाइड द बॉडी ऑफ द मेथड। जो फंक्शन आप लिख रहे हैं, फंक्शंस के बॉडी, फंक्शन जो है उसकी बॉडी के बाहर है लेकिन क्लास के अंदर है, तो उसे बोलेंगे इंस्टेंस वेरिएबल। ये भी स्टैटिक डिक्लेयर नहीं करते हैं इसको। It is called as instance variable because its value is instance specific and is not shared among instances. Static. Third, static variable. Static variable is declared as static is called a static variable. जैसे abstract class की बात हमने की थी, class से पहले जब abstract लगा देंगे तो abstract class कहलाएगा। Likewise, when you will put static keyword before the variable name of the variable, then it will called as static variable, okay। So next topic is operators। Operator in Java is a symbol that is used to perform operations। operator से ही आपको पता लग रहा है operations आपके अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, चाहे वो यूनरी ऑपरेशन हो, अर्थमेटिक हो, शिफ्ट, रिलेशनल, बिटवाइज, लॉजिकल, टर्नरी, असाइनमेंट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इस पे क्वेश्चंस आपके आएंगे ही आएंगे। ऑपरेटर्स पे तो जरूर आएगा, ठीक है। तो यूनरी की अगर बात करें तो यूनरी में 2 कैटेगरी होते हैं, पोस्ट फिक्स, प्रीफिक्स। पोस्ट फिक्स मतलब एक्सप्रेशन जो है आपका या जो वेरिएबल है उसके बाद हमने प्लस प्लस या माइनस माइनस लगाया तो वो हम बोलेंगे पोस्ट फिक्स। प्रीफिक्स में मतलब प्री मतलब पहले, पहले लगाएंगे। जब भी एक्सप्रेशन लगा रहे हैं तो पहले लगाएंगे तो प्रीफिक्स। सेम अर्थमेटिक में आपको पता है प्लस माइनस डिवीज़न, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। शिफ्ट में लेफ़्ट शिफ्ट है या राइट शिफ्ट है। रिलेशनल में कंपेयर करेंगे, इक्विटी करेंगे। कंपेयर मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या इक्वालिटी चेक करेंगे, इक्वल इक्वल टू या नॉट इक्वल टू, ये रिलेशनल हो गया। बीट वाइज में बीट वाइज एंड मतलब एंड। बीट वाइज एंड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सिंगल एंड है, ठीक है। बीट वाइज और, बीट वाइज एक्सक्लूसिव और मतलब ये साइन लगेगा उसमें। बीट वाइज इंक्लूसिव और ये साइन लगेगा। अब यहाँ पे लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड में क्या डिफरेंस है, 2 एंड लग रहा है तो लॉजिकल एंड। लॉजिकल और में 2 और का ये लग रहा है तो इसलिए लॉजिकल और। सेम टर्नरी, टर्नरी में ये यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क देन कोलन, तो गया टर्नरी ऑपरेटर।
असाइनमेंट ऑपरेटर, असाइनमेंट में सिंपल है, इक्वल टू, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीपल इक्वल टू, असाइन कर रहे हैं वैल्यू। ये हमारा यूनिट 3 था। क्लियर है अभी तक सबको? यस सर। ठीक है। यूनिट 4 एक्सप्रेशंस, स्टेटमेंट्स एंड एरेज। इसमें हम देखेंगे एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, और स्टेटमेंट्स में कंट्रोल स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट, इटरेटिव स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, ये 3 देखेंगे। देन एरे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट से। कंट्रोल स्टेटमेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जिसमें हम इफ स्टेटमेंट्स या स्विच स्टेटमेंट की बात करते हैं। लूप स्टेटमेंट, लूप मीन्स इटरेशन, है ना, एक ही चीज़ को बार बार लूप करना। तो उसमें डू वाइल, वाइल, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, ये 4 लूप्स हैं। जंप स्टेटमेंट में 2 हम देखेंगे, ब्रेक एंड कंटिन्यू। पहले स्टार्ट करते हैं इफ स्टेटमेंट। जैसे कि वर्ड ही बता रहा है इफ, है ना, इफ मतलब क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू इवेलुएट अ कंडीशन, कंडीशन लगा रहे हैं इफ। तो द कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम इज डाइवर्टेड डिपेंडिंग अपॉन द स्पेसिफिक कंडीशन। और द कंडीशन ऑफ द इफ स्टेटमेंट गिव्स अ बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू का मतलब या तो 0 होगा या 1 होगा, यानी कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। 0 को हम फॉल्स बोलते हैं, 1 को ट्रू। 4 टाइप्स के इफ स्टेटमेंट्स होते हैं जावा में। सिंपल इफ स्टेटमेंट, जिसमें सिंगल इफ लगता है। इफ एल्स, इफ के साथ जब एल्स लगाओ तो इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ एल्स इफ लेडर, पहले इफ लगाओ फिर एल्स फिर इफ, तो इफ एल्स इफ लेडर कहते हैं। नेस्टेड इफ स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ स्टेटमेंट में क्या होता है, इफ फिर उसके अंदर इफ फिर उसके अंदर इफ, मतलब नेस्टेड, लगातार उसमें लग रहा है। इफ का ये सिंटेक्स क्या होता है, इफ ब्रैकेट में चेक करेंगे। इफ फॉर एग्जांपल इफ ए ग्रेटर देन 10, देन क्या एग्जीक्यूट करना है, हम लिखेंगे इफ ए ग्रेटर देन 10, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट, क्या प्रिंट करना है, ट्रू या फॉल्स, जो भी कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करेंगे। सर एक क्वेश्चन। यस सर ये जो जावा और जावा स्क्रिप्ट है और एक जावा को, इन तीनों के बीच में क्या फर्क है? जावा, जावा स्क्रिप्ट और जावा कोर। जावा कोर, यस। ये हम जावा कोर ही पढ़ रहे हैं। जावा एडवांस होता है जिसमें सर्वलेट, जेएसपी, जो मैंने भी एग्जांपल दिया था ना, वो सारे एडवांस जावा में आते हैं। जो आपके सिलेबस में है वो कोर जावा ही है, बेसिक है। ठीक है, और जावा स्क्रिप्ट है वो आप जब वेब डिज़ाइनिंग की बात करते हैं तो वहाँ पे जावा स्क्रिप्ट यूज़ होता है HTML के साथ। ओके सर, क्योंकि हम जावा स्क्रिप्ट कर रहे हैं वही मेरिट में। नहीं, जावा कर रहे हैं हम, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कर रहे हैं, स्क्रिप्ट नहीं कर रहे हैं। स्क्रिप्टिंग अलग चीज़ है, हम लैंग्वेज। सर मतलब ये सब जो प्रोग्रामिंग कर रही है सारे बेसिक्स है ना? हाँ बेसिक्स है, हम बेसिक से ही हमने स्टार्ट किया और ये बेसिक कोर जावा है ये। सर सारे ब्लॉक्स कवर हो चुका है चारों? आई मीन पहली क्लास फर्स्ट ब्लॉक 4 यूनिट्स। हाँ 4th यूनिट पे चल रहे हैं, फर्स्ट ब्लॉक पे। ठीक है, देन नेक्स्ट इज स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट, स्विच से पता चल रहा है एक केस से दूसरे केस में स्विच करना, मतलब एक जगह से दूसरे जगह पे स्विच करना, जहाँ पे कंडीशन मैच होगा वहाँ स्विच कर जाना। जैसे हम लोग मोबाइल में करते हैं ना, वो मल्टीपल विंडोज़ खुली होती हैं तो एक विंडो से दूसरे विंडो में हम स्विच करते हैं। तो स्विच स्टेटमेंट आर सिमिलर टू इफ एल्स इफ स्टेटमेंट अगर हम बोलते हैं। एंड स्विच स्टेटमेंट कंटेन्स मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड, जिसे हम कहते हैं केसेस, एंड अ सिंगल केस इज एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द वेरिएबल व्हिच इज बीइंग स्विच्ड। इसका मैं जो एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, स्विच, यहाँ एक्सप्रेशन डाल देंगे, स्विच यहाँ पे डाल देंगे, फॉर एग्जांपल स्विच यहाँ पे डाल देते हैं हम वैल्यू 2, ठीक है, यहाँ डाल देते हैं बीच में वैल्यू 2 एग्जांपल के लिए। अब यहाँ पे हम केसेस होते हैं इसके अंदर, केस वैल्यू 1, केस वैल्यू 2, केस अप टू वैल्यू n, और लास्ट में होता है डिफॉल्ट। तो जहाँ पे वैल्यू 2 मैच करेगा, मतलब स्विच में हम डालेंगे कि जहाँ वैल्यू 2 मैच कर जाए वो रन करेगा। अब यहाँ पे वैल्यू 2 जहाँ पे होगा वो वाला कोड रन करेगा। तो अगर हम यहाँ पे डाल देते हैं वैल्यू n,
तो वैल्यू n सर्च करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो रन करेगा, बाकी को वो इग्नोर करेगा। और अगर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन मैच नहीं करेगा जो हमने कंडीशन डाला, तो वो बाय डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट रन करेगा। ठीक है। लूप स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग में, जैसे आप सबको पता है कि क्या होता है, कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है जहाँ पे हमें वी नीड टू एग्जीक्यूट सम ब्लॉक्स ऑफ कोड रिपीटेडली, मतलब बार बार हमें रन करना है किसी कंडीशन को इवेलुएट करने के लिए, तो उसमें हम लूप का यूज़ करते हैं। ठीक है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड अपॉन पर्टिकुलर कंडीशन, इसमें कोई कंडीशन लगाएंगे, जहाँ पे कंडीशन मैच करेगा वो रन करेगा। तो ये जो जितने भी ये 4th यूनिट में हम बात करें ना, वो कंडीशनल ही है सब कुछ। इफ में भी हम कंडीशन लगा रहे थे, लूप में कंडीशन लगा रहे हैं, स्विच केस में हमने कंडीशन लगाया। तो इसमें लूप में 3 टाइप्स के लूप हैं। ये इस पर भी क्वेश्चन 100% आता ही होगा, आप चेक करिएगा क्वेश्चन पेपर में। फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप। तो सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप सी और C++ अगर आप में से किसी ने किया होगा तो सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है फॉर लूप में। It enables us to initialize the loop variable, check the condition and increment decrement in the single line। इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखना है। फॉर लूप के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। फर्स्ट है इनिशियलाइजेशन, सेकंड कंडीशन, और थर्ड बेस्ड ऑन कंडीशन इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। तो ये 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। इसका सिंटेक्स कैसा है, फॉर लिखते हैं, विद इन ब्रैकेट इनिशियलाइज करते हैं किसी वैल्यू को, फॉर एग्जांपल a = 1, फिर कंडीशन लगाते हैं। कंडीशन क्या है, जब तक a <10, जब तक 10 से छोटा रहे तब तक कंडीशन ही चले, और जब तक 10 से छोटा रहे क्या करना है, यहाँ पे वो यहाँ पे लगा देंगे a++ या a-। तो ये 3 चीज़ है, इनिशियलाइज करना, कंडीशन वहाँ पे डिफाइन करना, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना बेस्ड ऑन कंडीशन। और जैसे वो मैच हो जाएगा, ये ब्लॉक जो स्टेटमेंट्स का है ये एग्जीक्यूट होगा आपका। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए फिगर में हम स्टार्ट करते हैं, इनिशियलाइज किया किसी वैल्यू को, कंडीशन चेक होगा, अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रन कर जाएगा और फिर आएगा इसी कंडीशन पे, और फिर से ट्रू, क्योंकि लूप की बात करें ना, मतलब लूप में चलेगा ना ये, तो फिर से चेक करेगा, अगर फिर से ट्रू है फिर रन करेगा, फिर से ट्रू है फिर रन करेगा, जैसे ही फॉल्स हुआ वहाँ से टर्मिनेट हो जाएगा। ये लूप इसीलिए क्योंकि बार बार ये चेक होगा, और तब तक चेक होगा जब तक ये ट्रू है। नेक्स्ट है फॉर ईच लूप। तो Java provides an enhanced for loop to traverse the data structure like array और collection। traverse, इसमें traversing का काम आता है, मतलब traverse का हो गया कि कोई array है उसमें हमें देखना है कि कौन किसी डेटा का पोजीशन देखना है कि array में अगर 5 एलिमेंट्स हैं A B C D E, तो हमें ट्रेवर्स करना हो उसको ना, उस एरे को ट्रेवर्स करना हो, देखना हो कौन से पोजीशन पे क्या है, तो उस केस में हम फॉर ईच का लूप करेंगे, फॉर ईच का यूज़ करेंगे। सिंटेक्स का क्या होता है, फॉर, और यहाँ पे डेटा टाइप दिया, डेटा टाइप मतलब इंट, फॉर एग्जांपल इंट, वेरिएबल का नाम इंट ए, ये कोलन लगाएंगे, फिर एरे का नाम, जिस एरे को चेक करना है, ठीक है, उस एरे का नाम। इसका भी मैं लाइव एग्जांपल दिखाऊंगा जब प्रोग्रामिंग कराऊंगा मैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली फॉर ईच लूप इज यूज्ड टू ट्रेवर्स द डेटा स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए स्टार्ट किया, कंडीशन चेक किया, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर इसी कंडीशन पे चलता रहेगा, सेम है जैसे आपका फॉर लूप था, बट इसमें क्या आ जाता है कि आपका डेटा स्ट्रक्चर आ जाता है जहाँ पे ट्रेवर्सिंग होगी। डू वाइल लूप, नाम से पता लग रहा है डू, कुछ चीज़ आपको परफॉर्म करना है, कोई टास्क परफॉर्म करना, वाइल जब तक कंडीशन मैच ना हो, तो टू परफॉर्म सम टास्क अनटिल या वाइल जब आपको कंडीशन मैच ना हो, ठीक है। डू यहाँ पे स्टेटमेंट, ये काम करना है आपको, कब तक करना है, जब तक ये कंडीशन मैच ना हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए डू, ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपको करना है जब तक ये कंडीशन ट्रू है, तब तक ये स्टेटमेंट रन करना है। डू मतलब डू दिस वर्क टिल दिस कंडीशन इज ट्रू, और व्हेन दिस कंडीशन विल बी फॉल्स, तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। डू पहले लगाया। सर टर्मिनेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब टर्मिनेट,
Yes. लूप से बाहर आ जाएगा, वो लूप से बाहर आ जाएगा ना, मतलब ये प्रिंट नहीं होगा, फिर प्रिंट का काम, इसका काम कंप्लीट हो गया, जो आपने जॉब दिया वो कंप्लीट हो गया, टर्मिनेट मतलब वो बंद हो गया, लूप वहाँ पे एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट में मतलब क्या होता है कि यूज टू ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ प्रोग्राम टू द स्पेसिफिक स्टेटमेंट। कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट पर अगर डायरेक्टली आपको जंप करना हो तो हम जंप स्टेटमेंट यूज करते हैं। In other words, jump statement transfer the execution control to the other part of the program, and there are two types of jump statement, break और continue। तो इस दो टाइप को हम देखेंगे यहाँ पे। ब्रेक स्टेटमेंट, इसका ब्रेक स्टेटमेंट मतलब अगर आपका जब काम पूरा हो गया, जब अब आप देखिए, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू ब्रेक द करंट फ्लो ऑफ द प्रोग्राम एंड ट्रांसफर द कंट्रोल टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ लूप और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप किसी लूप के अंदर किसी कंडीशन पर काम कर रहे हैं, वो किस चीज़ को आप प्रिंट कर रहे हैं, जब तक वो कंडीशन आपका मैच हो रहा है वो प्रिंट हो रहा है, और जब मैच नहीं हुआ तो टर्मिनेट करने के लिए आप यूज़ कर देंगे ब्रेक। ठीक है, इसका लाइव अभी मैं एक दिखाता हूँ एग्जांपल में। हाउएवर इट ब्रेक्स ओनली द इनर लूप इन द केस ऑफ नेस्टेड लूप। अगर नेस्टेड लूप के अंदर आप ब्रेक यूज़ करें तो जो इनर लूप है जिसके अंदर आपने ब्रेक लगाया सिर्फ वो क्लोज होगा, बाकी तो सेम एज इट इज चलेंगे। ये सिर्फ उस कंडीशन की बात करें जब नेस्टेड लूप के अंदर आप ब्रेक लगा रहे हैं। द ब्रेक स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड इंडिपेंडेंटली इन द जावा प्रोग्राम, दैट इज इट कैन ओनली बी रिटर्न इनसाइड द लूप और स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, तो जावा में क्या है कि आपको ब्रेक दो ही जगह पे यूज कर सकते हैं आप, लूप में और स्विच स्टेटमेंट में। स्विच स्टेटमेंट में कैसे यूज होता है, मैंने एक अभी एग्जांपल दिखाया था, मैं दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पे देखिए, जैसे एक्सप्रेशन मैच हो रहा था, फॉर एग्जांपल ये मैच हो गया केस एन का, ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ, उसके बाद ब्रेक हो गया, यहीं से बाहर आ गया प्रोग्राम में, आगे जाएगा ही नहीं, तो टाइम सेव हो जाएगा आपका। और अगर वैल्यू 1 मैच हुआ तो ये स्टेटमेंट प्रिंट हो गया, यहीं से ब्रेक हो गया, बाहर चला गया, आगे रन ही नहीं करेगा। ठीक, तो आपका मेमोरी सेव हो रहा है और टाइम भी बच रहा है, जहाँ पे आपका काम होगा वहीं से वो टर्मिनेट कर जाएगा। तो ये ब्रेक का ऐसा यूज होता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस एग्जांपल में हमने लगाया हुआ है इफ़ आई इक्वल टू 6, जब 6 यहाँ पे आ जाएगा आई की वैल्यू तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यानी कि इस बॉडी के बाहर आ जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा ये। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेटमेंट है कंटिन्यू स्टेटमेंट। तो अनलाइक ब्रेक स्टेटमेंट, द कंटिन्यू स्टेटमेंट डजंट ब्रेक द लूप। लूप ब्रेक में हम क्या कर रहे थे, उसके फ्लो को ब्रेक कर रहे थे, बट कंटिन्यू में हम ब्रेक नहीं करते। इट स्किप्स द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द लूप एंड जंप्स टू द नेक्स्ट इटरेशन ऑफ द लूप इमीडिएटली। कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यू कहाँ से करना है वो हम वहाँ पे डिसाइड करेंगे। इस एग्जांपल में आप देखिए, ये लूप है और लूप के अंदर एक और लूप है, नेस्टेड लूप है, उसके अंदर कंडीशन लगाया है इफ़, और यहाँ लगा दिया कंटिन्यू। जे इक्वल टू जब 4 होगा तो इसको रुकना नहीं है, कंटिन्यू करना है, फिर वही सेम चीज़, एक कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यू यूज होता है। Sir, it's 5 o'clock. Yes, the PPTs are also finished. Okay. Thank you, sir. Okay. So if you have any doubt, सर रिवाइज करने के लिए क्या सिस्टम है सर? आपके पास इग्नू का कोर्स बुक होगा ना, बुक होगा जो आपके पास स्टडी मटेरियल सर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। ऑनलाइन सर पढ़ आप सकते हैं, बहुत सारी यही वेबसाइट्स हैं। प्रेजेंटेशन है हमको भेज देना प्लीज। सर भेज दो ना करते हैं, वैसे मैं सजेस्ट कर देता हूँ आपको रिवाइज करने के लिए W3 Schools, ठीक है, w3schools.com, मैं चैट बॉक्स में डाल देता हूँ। सर यही जो प्रेजेंटेशन आपने बता दिया हमको पढ़ाया, तो आप एक बंदा को आप शेयर कीजिए, वो हम सब कुछ शेयर करेगा। मैं इसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैं पहले डिस्कस करूँगा, लेकिन आप सर सारे टीचरों ने तो शेयर कर दिया इससे पहले। मुझे सारे टीचर्स से मतलब नहीं ना, मैं अपना डिस्कस करूँगा पहले, मैं फर्स्ट क्लास ले रहा हूँ तो मुझे क्या है ना पहले पता करना पड़ेगा। मैंने देखिए सर दो शेयर वेबसाइट करने का नाम में तो कोई इश्यू नहीं, क्योंकि हम भी मृत में पढ़ रहे हैं, तो उन तो लोगों ने आपने जो आपको पढ़ाया गया आपने ध्यान से आज अटेंड किया क्लास?
सर रिवाइज की बात कर रहे हाँ हैं। ना, वो मैं भेज दूंगा, लेकिन अभी आप अटेंड किया, कोई दिक्कत आई वो आप मुझे बताइए। सर आई हैव वन सर क्वेश्चन, व्हाट मेल इज द से भेजोगे डिफरेंस? सर या ग्रुप में डालोगे? एक ही बात को आप लोग रिपीट कर रहे हैं। वो भेजने का तो मैं भिजवा दूंगा ना, आप जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए आप लोग, उसी हिसाब से मैं इम्प्रूवमेंट करूंगा ना पीपीटीज में। आपको जो समझाया गया पीपीटीज के थ्रू आप लोगों को समझ में आया? यस सर। यस सर। यस तो सर, आप सर मेरा एक यस डाउट सर। है। यस सर। यस सर। हाँ, तो अब डाउट से पहले मैं दो चीज़ बताऊँ। एक, आप चैट बॉक्स खोलिए, उसमें 2 वेबसाइट्स हैं। इस पे क्या लाइव प्रोग्राम्स को भी आप रन कर सकते हैं। यस सर, ट्राई किया। w3schools.com java tip1.com। सर पीपीटी फॉर तो एक थ्योरी। लिमिटेड चीज़ है ना, पीपीटी एक लिमिटेड चीज़ है, उसमें लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए ना आपको वेबसाइट्स को रेफर करना पड़ेगा। पीपीटी भेजना कोई इशू नहीं है, बट ये चीज़ें को ना प्रमोट नहीं करना चाहिए, लिमिटेड चीज़ों को। अब देखिए पीपीटी में अब लिमिटेड चीज़ें, अब उससे एक्स्ट्रा अगर कहीं से क्वेश्चन आ जाता है तो अनटिल एंड अनलेस आप कहीं दूसरी जगह पे आप पढ़ते हो वो आंसर नहीं दे सकते। ठीक है, तो पीपीटीएस तो भेज देंगे, उसका कोई इशू नहीं है। उसके आपके पास तो स्टडी मटेरियल भी है इग्नू का, है ना, वो बहुत अच्छे स्टडी मटेरियल्स है, बहुत अच्छे पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं, तो वो भी आपको रेफर करना है। सर उसमें समझ में आ जाता तो यूट्यूब पे वीडियो भी देखते हो। सही बात। यूट्यूब पे वीडियो देखते आप लोग? अच्छा, क्लास में समझ में आया आज? हाँ सर, आपने पढ़ाया वो तो चलिए यस अभी सर। सर वो डाउट्स तो पूछिए। A1 था सर, A1 था A1। चलो, यस सर। तो अभी डाउट्स पूछिए आप, पीपीटीज को तो मैं करवा दूंगा भिजवाने सर के व्हाट बाद। इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप? फोर लूप मैंने बताया, फोर लूप में 3 कंडीशन पे काम करते हैं। उसको किसी भी कंडीशन को पहले इनिशियलाइज करते हैं वेरिएबल को, लूप के अंदर ही इनिशियलाइज करते हैं, फिर उसको हम कंडीशन चेक करते हैं। ठीक है, और उसको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट तीनों चीज़ एक ही लाइन में होती है। फॉर ईच लूप में क्या है, फॉर ईच लूप हम यूज़ करते हैं ट्रेवर्स करने के लिए। किसी भी एरे को जब ट्रेवर्स करना हो, ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है, एक एक पोजीशन पे जाके चेक करना, वहाँ क्या वैल्यू है, वहाँ क्या वैल्यू है, पोजीशन 2 पे क्या है, 3 पे क्या है। तो ट्रेवर्सिंग के लिए डेटा स्ट्रक्चर यानी कि एरे या और भी जो डेटा स्ट्रक्चर्स हैं उनकी वैल्यूज़ को जब हम ट्रेवर्स करने की ज़रूरत हमें पड़ती है तो हम फॉर ईच यूज़ करते हैं। ओके सर, थैंक यू। Sir, हाँ जी। sir, what exactly Java Virtual Machine does in Java programming? जावा वर्चुअल मशीन को हम इंस्टॉल करेंगे पहले जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना। एक तो होता है कि आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं जिसको इंस्टॉल करके आप डायरेक्ट प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे ऑनलाइन भी, जैसे W3 स्कूल्स का मैंने अभी भेजा आपको लिंक, तो उस पर डायरेक्टली आप रन कर सकते हैं। और अगर आपको कंप्यूटर में कमांड प्रॉम्प्ट से रन करना है, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू आपको एग्जीक्यूट करना है अपने प्रोग्रामिंग को, तो उसके लिए हमें जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना पड़ता है। So it's like a compiler. हाँ, यू कैन से कंपाइलर, और इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो मैंने पीपीटी में बताया कि आपके मेमोरी को भी मैनेज करता है, एरर को भी रिपोर्ट करता है, और भी चीज़ें हैं जो सारा कुछ ये आपको जावा वर्चुअल मशीन प्रोवाइड करता है। सर हमारे जो प्रैक्टिकल होंगे वो कौन से सॉफ्टवेयर पे होंगे हमारे? वो तो मैं ही लूँगा, मैं बता दूंगा आपको। ओके सर। ठीक है, तो आप, मैं पीपीटी का मैं देख लेता हूँ, बाकी आप लोग रिवाइज कीजिए जो वेबसाइट मैंने सर सेंड की। असाइनमेंट के लिए कोई हेल्प करेंगे क्या? कोई क्वेश्चन या कुछ बता सकते हैं? आप क्वेश्चन देखिए और जो आज के टॉपिक्स में से मैच करता है आप इजीली आंसर दे सकते हैं। आप सेम क्वेश्चन आप आज क्लास अटेंड करने के बाद देखिए तो आपको कितना आसान लगेगा, क्योंकि पहले शायद आपको पता नहीं होगा ना वो कंसेप्ट, इसलिए लग रहा होगा कि आप कैसे आंसर करें उसमें, है ना। और बाकी नेक्स्ट क्लास जब मैं लूँगा तो आपका कोई क्वेश्चन है तो डिस्कस कर लेना उसमें कल, ठीक है। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। सॉरी, गुड इवनिंग सर।